लोग जो ये कहते हैं ना कि अशोक गहलोत जी ने मुझे ओएसडी बनाया, मैं यहाँ उल्टा कहता हूँ कि हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और जो भी बातें मैंने अशोक जी को लेकर कही, आज तक मेरी किसी भी बात पर, यानी मेरे किसी भी आरोप पर उनका कोई जवाब नहीं आया। लोकेश जी की वो अपना स्तर ना मानते हो, क्योंकि आप तो ओएसडी रहे हैं और वो 3 बार के देखिए, मुख्यमंत्री हैं। कि उन्हें पता है कि लोकेश शर्मा के पास आज भी इतना सब कुछ है कि जो उसने सार्वजनिक नहीं किया। भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो पहले कभी मुख्यमंत्री निवास तक नहीं पहुंचा करते थे। ये पहला टाइम था 18 से 23 का जब मुख्यमंत्री निवास तक भ्रष्टाचार के छींटे लगे। उनको तो अगर कहीं कोई सोशल मीडिया पर 2 शब्द उनके खिलाफ लिख दे तो उसके लिए हमें कहते थे कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाओ, उठवाओ इसको। ऐसा नहीं हो गया है कि अब ओएसडी को लोग संदिग्ध नजरों से देखने लगे हैं, नेता भी अब सब कुछ राज नहीं बताते हैं। इतने बड़े संकट में मुझे डालकर कोई ये कहे कि अब तू जाने तेरा काम जाने, यानी अपने हाथ खड़े कर ले, ऐसे समय में मुझ पे क्या बीती होगी। यानी 8-8, 10-10 घंटे की इंटरोगेशन मैं क्राइम ब्रांच के सामने बर्दाश्त करके आया हूँ। एक बड़े ट्रांसफर के कितने रुपए लगते हैं? मुझे कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम आपको निष्कासित करते हैं। मैं आज भी कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस के लिए ही काम कर रहा हूँ। अगर आप ओएसडी का असली जो मतलब है वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी या ऑफिसर ऑन स्पेशल डेंजर। गहलोत जी का फोन आए तो उठाएंगे आप? बिल्कुल उठाऊंगा। अगर आप पर एक किताब लिखी जाए तो उसका क्या नाम होगा? ओएसडी। ऑफिसर ऑन स्पेशल डेंजर। राजस्थान की राजनीति में कई तरह के कर्म और कांड हुए हैं। अब नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि भाई हमने तो कर्म किए थे, लेकिन आगे चलकर वो कांड बन गए। आज की हमारे पॉडकास्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि एक जमाने में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी हुआ करते थे, या ये कहें उनके खासम खास हुआ करते थे। लेकिन अब हैं या नहीं, ये तो यही बेहतर बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं लोकेश शर्मा। अशोक गहलोत के ओएसडी रहे हैं, और ओएसडी का मतलब क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं कि एक ऐसा अधिकारी, खास अधिकारी, या ये कहें कि एक भरोसेमंद व्यक्ति जो नेता के सरकारी काम भी देखता है और उनके निजी काम भी देखता है। अब फाइल देखना, लोगों की शिकायतें पहुंचाना, जो नेता के निर्देश हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, तो ऐसे काम ओएसडी करते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि हम इनके साथ पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही भी कहा था आपको कि ये परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन जब जब अशोक गहलोत का नाम आता है तब तब लोकेश शर्मा का नाम भी आता है, क्योंकि नेताओं के ओएसडी सबके होते हैं, लेकिन लोकेश शर्मा कौन है और लोकेश शर्मा का नाम सबको याद रहता है। अब अशोक गहलोत सरकार में फोन टैपिंग कांड हुआ, उसमें इनका नाम काफी सामने आया, दिल्ली के चक्कर लगाने पड़े। इसके बाद इस पूरे मामले में वो सरकारी गवाह बन गए। लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम ये जानेंगे कि लोकेश शर्मा आखिर इससे इतर कौन है, इनकी राजनीति क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले यही बता दीजिए कि लोकेश शर्मा कौन है, कहां से आते हैं? लोकेश शर्मा एक सामान्य सा इंसान है, और जयपुर अब मेरा बेसिक जो बेस स्टेशन है जयपुर हो गया है। लगभग 30 से 35 वर्ष हो गए मुझे जयपुर में रहते हुए। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो दौसा है। दौसा में एक बहुत फेमस जगह है मेहंदीपुर बालाजी, उसके पास में ही गांव है छोटा सा ठीकरिया। वो मेरा पैतृक गांव है। मेरे फादर, मेरे फोर फादर्स, मेरे पूर्वज उसी पैतृक गांव से आते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा जन्म जयपुर में हुआ और मैंने अपनी जो शिक्षा हासिल की सीनियर से ऊपर की, वो जयपुर में की। बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मैंने जयपुर से किया। और ये कह सकते हैं कि जब लगभग 30 से 35 वर्ष मुझे जयपुर में रहते हो गए तो मैं जयपुर का ही वासी हूँ पूरे तरीके से। और जहाँ तक आपने बात की राजनीति की, तो मैं एक बहुत सामान्य से परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी सरकारी सेवा में अधिकारी थे। राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था मेरा, ना ही मेरा कोई लेना देना था, ना मैंने कभी सोचा था कि मुझे सीधे तौर पर राजनीति में जाना है।
लेकिन छात्र जीवन में एक घटना ऐसी घटित हुई जी कि मुझे लगा कि राजनीति करनी चाहिए। जी वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। यानी जब मैंने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और चूंकि मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद समाज शास्त्र विभाग में स्नातकोत्तर के लिए अपना एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था। मैं एमए कर रहा था समाज शास्त्र विभाग से। तो एक छोटा सा इशू वहाँ आया कि मुझे आई कार्ड नहीं मिला। तो जब मैं वहाँ के एचओडी से मिलने गया और मैंने कहा मुझे अपना एक आई कार्ड चाहिए, जो इशू नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो आपको वीसी से मिलना पड़ेगा, यानी वाइस चांसलर से, जिसे हम समझते थे कि विश्वविद्यालय के सबसे बड़े अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो वाइस चांसलर हैं। वहाँ तक तो हमारी कोई पहुँच हो ही नहीं सकती, हम कैसे जाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि जब छात्रों की बात होती है तो वाइस चांसलर उनसे मिलते होंगे, बात करते होंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करते होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मिलता हूँ वीसी साहब से, और जो भी इशू आ रहा है मेरे आई कार्ड में कि मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो मैं पहुंच गया सीधा वीसी सेक्रेटरीट। वहां जाके देखता हूँ तो जो वीसी सेक्रेटरीट पे गार्ड है वो मुझे रोक देता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। कहा क्यों भाई, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का एनरोल्ड छात्र हूँ और मैं अपनी एक समस्या को लेकर महोदय से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं जा सकते। इतने में ही छात्र नेता आया और उस गार्ड ने सैल्यूट मारा और उसे सीधे अंदर जाने दिया। मैंने पूछा भाई क्या बात है, ये तो सीधे अंदर चले गए। तो जो उन्होंने शब्द बोले, उनका ये छात्र नेता हैं, इन्हें रोक टोक नहीं होती कभी भी आने जाने की। उसी दिन मैंने सोच लिया कि मुझे राजनीति करनी है और वो वक्त था जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी छात्र राजनीति शुरू करूंगा। और 96 में जब मैंने एमए प्रीवियस में एडमिशन लिया, उसी साल मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ लिया। तो वहां से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। छात्र राजनीति मैंने की, 96 में भी मैंने चुनाव लड़ा और 97 में भी मैंने लड़ा। हालांकि मैं जीत नहीं पाया, मैंने जनरल सेक्रेटरी का विश्वविद्यालय के लिए चुनाव लड़ा। बाद में मैंने एनएसवाई ज्वाइन कर ली और एनएसवाई से फिर कांग्रेस का हो गया। कांग्रेस से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मैंने जो कांग्रेस है, मेन कांग्रेस, उसमें भी मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई। जब चौधरी, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, अध्यक्ष थे, दाता रामगढ़ से विधायक थे, काफ़ी सीनियर लीडर थे हमारे। तो उनके समय में जब वो अध्यक्ष थे तब मैं पीसीसी का मीडिया कोऑर्डिनेटर हुआ करता था। तो वहाँ से मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वो छात्र नेता कौन से थे, क्या आज वो मुख्य धारा की राजनीति में देखिए, जब मैं राजनीति में आया और छात्र राजनीति मैंने शुरू की तो उस वक्त के तमाम लोग, चाहे महेंद्र चौधरी जी हों, हनुमान बेनीवाल जी हों और राजकुमार शर्मा जी ने तो मेरे साथ साथ शुरू किया। यानी हम दोनों ने पहला चुनाव एक साथ लड़ा, एक ही साल में लड़ा था। जो नवलगढ़ से विधायक भी रहे, चिकित्सा राज्य मंत्री भी रहे, तो हम दोनों ने एक साथ शुरू किया। तो इस तरीके से वो तमाम लोग जो उस वक्त छात्र राजनीति में सक्रिय थे, सबने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो अब जैसे रामलाल शर्मा जी थे जो चौमू से विधायक भी रहे, एबीवीपी उन्होंने उस वक्त ज्वाइन कर रखी थी। तो हम सब लोगों ने एक साथ उस वक्त शुरू की थी। अब किसी का भाग्य कहीं चमका, किसी का कहीं चमका, तो सभी लोग किसी न किसी रूप में आज सक्रिय राजनीति में हैं और राजनीति कर रहे हैं। तो वो समय था जब मैंने छात्र संगठन यानी कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और ये एक और बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं, कि जब मैं एनएसयूआई का स्टेट जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता की भूमिका निभा रहा था, तब जयपुर डिवीजन मेरी इंचार्जशिप में आया करता था। जैसे होते हैं ना आज भी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, कोई केरला के इंचार्ज हैं, कोई छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं। तो ऐसे ही हमारे छात्र संगठन में भी अलग अलग यूनिट्स का या अलग अलग डिवीजन का इंचार्ज बनाया जाता था। तो मुझे जयपुर डिवीजन की जिम्मेदारी दी हुई थी और जयपुर डिवीजन में राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे बड़ा एक राजनीति का केंद्र था, छात्र राजनीति का। एनएसयूआई विजय होती नहीं थी, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा गौरव है, इस बात का हर्ष है कि मेरी इंचार्जशिप में राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार 4 सीटें एनएसयूआई ने जीती थी। वो मेरे लिए कीर्तिमान है। बिल्कुल। यानी मैं जब भी सोचता हूं तो मुझे गर्व होता है इस बात का कि जब लोग ये एनएसयूआई को ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते थे, कहते थे यूएनएसआई, एनएससीआई, मतलब अलग अलग तरीके से उसे बोलते थे, उस वक्त मैंने एनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी के रूप में, प्रवक्ता के रूप में भूमिका निभाई। रोजाना जाके, यानी मैं क्या करता था, कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी होती थी, उस वक्त ये व्हाट्सएप और आपके
लैपटॉप कंप्यूटर्स नहीं चला करते थे। हम्म, हम तो व्यक्तिगत रूप से जो राजस्थान विश्वविद्यालय की बीट देख रहे हैं, उन जर्नलिस्टों के पास जाकर हाथ से विज्ञप्ति लिखकर उन्हें कहते थे कि सर ये हमारी एनएसयूआई के कार्यक्रम की विज्ञप्ति है, कृपया इसको आप देख लीजिएगा। तो वो दौर था जब हम खुद जाकर एक-एक जगह, एक-एक व्यक्ति से मिलकर एनएसयूआई के नाम को कैसे बड़ा किया जाए, कैसे उसकी गतिविधियों को छात्रों तक पहुँचाया जाए, उसमें अपनी भूमिका हम निभाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि छात्र राजनीति से शुरुआत की, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मेन कांग्रेस में आए और कांग्रेस में काम करते-करते काफ़ी धीरे-धीरे समय बदलता रहा। मैं इस पर आऊंगी लोकेश जी, लेकिन कई लोगों का भाग्य चमका, कई मुख्यधारा की राजनीति में आ गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन लोकेश शर्मा सीएम के ओएसडी बन जाते हैं। तो क्या ओएसडी के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, या पॉलिटिकल साइंस में आप कुछ करें, या पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना जरूरी है? क्या करना जरूरी होता है ओएसडी बनने के लिए? नहीं, ओएसडी बनने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए किसी भी तरीके की। बस आप जो भी चीफ़ हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो आपको इस पर्टिकुलर काम के लिए ये समझते हैं कि इनकी मास्टरी है किसी काम में और वो स्पेशल ड्यूटी के तहत आपको अपना ओएसडी नियुक्त, यानी ये पूरी तरह से अधिकार मुख्यमंत्री के हाथ में होता है कि वो अपने लिए अपने साथ काम करने वाले, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हों या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, वो अपने लिए ओएसडी की नियुक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ किसी तरीके की कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस भरोसा होना चाहिए, नेता का आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। और जो कि मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी का बहुत ज़्यादा मुझ पर भरोसा था। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, ऐसा नहीं है कि नहीं, अशोक कहानी पर अशोक ही हम गहलोत आएंगे। जैसे व्यक्ति किसी पे सीधा भरोसा कर सकते हैं क्या? जी, उसी पर मैं आ रही हूँ, क्योंकि मानेसर कांड हुआ, फोन टैपिंग कांड हुआ, बहुत बातें हुई उस पर, लेकिन ये कहा जाता है कि आप राहुल गांधी के फेवरेट थे, तो ये कहानी क्या है? ये भी बहुत अलग तरीके की कहानी है। देखिए, मैं वो दौर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब इस देश में सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स का उद्भव हुआ। वो 2007 या 8 की बात है, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, उस वक़्त ऑर्कुट करके एक प्लेटफ़ॉर्म आया बिल्कुल, करता। बिल्कुल। और चूँकि मेरी हॉबी थी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कि नया क्या आ रहा है, मैं उस हॉबी के तहत नए-नए प्रयोग करता रहता था। तो मैंने ऑर्कुट पे अपनी आईडी बनाई और मैंने जुड़ने का प्रयास किया कि भई ये क्या है, किस तरीके से है? पर वो ज़्यादा चल नहीं पाया, ऑर्कुट खुद ही बाद में आगे फ़ेल हो गया, बंद हो गया। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली 2010 के आसपास फ़ेसबुक ने एंट्री की इस देश में, बड़ी अच्छी तरीके से एंट्री की। और जो भी लोग उस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर अपने आप को व्यक्त करते थे, यानी जो जुड़कर एक दूसरे के साथ अपनी एक ट्यूनिंग बनाते थे, बॉन्ड बनाते थे, क्योंकि फ़ेसबुक उस वक़्त ये माध्यम था कि आप अपने आप को कैसे व्यक्त करते हैं, आपकी फीलिंग्स को कैसे शेयर करते हैं। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे, वो सिर्फ़ अपनी फ़ोटोज़ को शेयर कर देते, फैमिलीज़ को ये पता लग जाता था कि आज ये व्यक्ति यहाँ गया है। कुछ खाना खाने जाते, अच्छा उनको लगता उसकी फ़ोटोज़ वो शेयर कर देते, या कहीं घूमने जाते, तो बेसिकली एक जो प्लेटफ़ॉर्म था, फ़ोटोज़ को शेयर करने के साथ-साथ आप क्या कर रहे हो अपनी गतिविधियों को वहाँ शेयर करने का एक प्लेटफ़ॉर्म बन गया था। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि जब मैं राजनीति कर रहा हूँ और कांग्रेस के जैसे बड़े संगठन के लिए, जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिसकी ऐतिहासिक बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो जो लोग इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर एक्टिव हैं, तो मुझे कांग्रेस संगठन की रीति-नीति, उसके काम-काज और सरकार क्या कर रही है, क्योंकि उस वक़्त कांग्रेस की सरकार थी। 2008 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की सरकार थी और उस वक़्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। तो मैंने ये प्रयोग शुरू किया, यानी राजस्थान में पहला व्यक्ति था जिसने कांग्रेस की रीति-नीति, कांग्रेस के कार्यक्रमों और सरकार की उपलब्धियों को उन प्लेटफ़ॉर्म्स पर धीरे-धीरे प्रचारित और प्रसारित करने का ज़िम्मा लिया। तो मुझे बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे। लोग ये कहने लगे कि अरे! सरकार ये भी काम करती है, कांग्रेस ये भी कर रही है, क्योंकि जो ऑडियंस थे, उन्हें उस माध्यम से ये पता लगने लग गया था कि कांग्रेस की आज ये गतिविधि होने वाली है। क्या प्लानिंग्स हैं, क्या प्लान हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, कब कोई धरना देना है, प्रदर्शन करना है, या सरकार ने कोई अच्छी स्कीम निकाली है, कोई अच्छी योजना निकाली है। तो जैसे ही मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पर उसे अपलोड करता, तो लोगों के व्यूज़ आने लगते और धीरे-धीरे जब मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पर एक्टिव रहा, तो 2012 की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास राहुल गांधी जी के ऑफिस से
कॉल आया हम्म, और मुझे अपॉइंटमेंट मिला राहुल गांधी जी से मिलने का। हम्म, मुझे याद है कि 22 मई 2012 को मेरी मुलाकात हुई श्री राहुल गांधी जी से, जी, और लगभग 40 से 45 मिनट जैसे आप और हम बैठे हुए हैं आमने सामने बैठकर हमने बहुत चर्चा की, और उन्हें बड़ी खुशी हुई। ये उन्होंने कहा कि इतना अच्छा काम, यानी इन प्लेटफॉर्म्स पर हम कांग्रेस को इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, कांग्रेस की उपलब्धियों को, सरकार की उपलब्धियों को हम्म, इतने अच्छे तरीके से ला सकते हैं, तो ये काम हमें करना चाहिए। हम्म, और वो चाहते थे कि इस पूरे प्रोजेक्ट को पैन इंडिया के लिए किया जाए, यानी जो काम मैं राजस्थान के लिए कर रहा था वो पूरे देश के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तहत उस काम को यानी पूरे देश भर में किया जाए। वो उनकी मंशा थी, लेकिन वो उस रूप में नहीं हो पाया। चलिए मैं जैसे रोक ही रही हूँ आपको क्योंकि यही मेरा सवाल है हम्म, कि ऐसा कहा जाता है और हम चर्चा कर रहे थे तो राहुल गांधी के आप फेवरेट बने, राहुल गांधी आपको अपनी टीम में ले जाना चाहते थे, तो आप उनकी टीम में ना शामिल होकर के अशोक गहलोत के करीबी कैसे हो गए? देखिए उस वक्त राजनीतिक परिपक्वता की कमी थी, ये हम्म। समझते ही नहीं थे ना कि आला कमान ही सब कुछ होते हैं। हमें लगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से वापस जयपुर पहुंचा तो अखबारों में खबर छप गई। अब हम्म, पता नहीं कैसे किसी को जानकारी मिली, फ्रंट पेज की खबर छपी कि राहुल गांधी से मिले लोकेश शर्मा। हम्म, तो जैसी खबर छपी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भाई स्टेट के अशोक गहलोत जी, उन्होंने तलब कर लिया, बुला लिया मुझे। और राजनीति के जादूगर इसलिए तो हाँ, कहा जाता है। बिल्कुल उन्होंने हम्म, बुला लिया और ये कहा कि जो काम आप कर रहे हो आज से वो सारा काम मेरे लिए करोगे। तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे बुलाकर ये कहें कि आज से मेरा सारा काम आप करोगे। हम्म, तो इतनी समझ नहीं थी कि दिल्ली जाके दिल्ली के लिए काम करना है या कहीं और के लिए। यानी राहुल जी ने कहा ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लिए तो काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर लेंगे। तो अच्छा वो क्या दिन ऑफर पहला दिया दिन था, था। क्या ऑफर दिया था आपको? उन्होंने कहा कि मेरा सारा काम आज से, ये जो आप करते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, मेरी सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो इन प्लेटफॉर्म्स पर मैं ना तो एक्टिव हूं, ना मैं समझता हूं इन चीजों के बारे में। हम्म, और तुम एक्टिवली कर रहे हो, आपको राहुल गांधी जी ने बुलाया, वहां आप मुलाकात करके आए, उसका मतलब आप बहुत अच्छे से किसी काम को कर रहे हो। हम्म, तो ऑफर सीधा सा यही था कि आपको मेरा सारा काम इन प्लेटफॉर्म्स के लिए करना है। वो हम्म, पहला दिन था जब उन्होंने, जानते मुझे पहले से थे क्योंकि मैं एनएसयूआई का कार्यकर्ता था, कई बार मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने घर बुलाया और अपने साथ और मैडम के साथ, मैडम सुनीता जी के साथ, दोनों लोगों ने मुझे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। ये उनकी खूबी है कि जो भी व्यक्ति उन्हें अपने काम का नजर आता है वो उससे हिप्नोटाइज करने का पूरा प्रयास करते हैं और वो कर भी देते हैं उसे। वो व्यक्ति उनके लिए मरने मारने को तैयार रहता है, यानी इतना हिप्नोटाइज कर लेते हैं, इतना वो उनको अपना समझने लगता है वो व्यक्ति कि अब तो मेरे लिए सब कुछ यही है। वो तो बाद में धीरे धीरे पता लगता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से किसको सिर्फ उपयोग में लेने के लिए अपने साथ जोड़ता है। तो यही हुआ 2012 में, जब उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया तब सरकार थी, पर ऑफिशियली उन्होंने मुझे कोई डेजिग्नेशन नहीं दी थी। जैसा कि जब 18 में सरकार आई और उन्होंने मुझे ओएसडी बनाया, क्योंकि साल भर बचा था सरकार का, 2012 की बात है ये, ऑफिशियली नहीं देके अनऑफिशियली मैं उनके ये सारे काम, मैंने उनका पेज क्रिएट किया। जो उस वक्त मैंने पेज बनाया उसका नाम था आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यानी मैं लोगों को कनेक्ट करना चाहता था कि ये मुख्यमंत्री जो है वो आपके हैं, जनता के साथ उनका कैसे कनेक्ट किया जाए, तो वो मैंने नाम रखा आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बाद में 2013 में हमारी सरकार चली गई और वो इतनी करारी हार थी, यानी मुझे लगता है कि 21 सीटें, उससे ज़्यादा करारी हार कभी राजस्थान में इस तरीके से नहीं हुई, और वो भी उनके मुख्यमंत्री रहते हुए। 21 सीटें हमारी आई थी और कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति चेहरा दिखाने के लिए उपलब्ध नहीं होता था। ऐसी हालात बन गए थे। और अशोक जी के तो स्थिति ये हो गई थी कि उनके साथ चलने के लिए 4 आदमी नहीं खड़े थे। क्योंकि सबको ये लगता था कि कांग्रेस डूब गई पूरी तरीके से, और इनके मुख्यमंत्री रहते हुए हम सिर्फ 21 सीटें लेकर आए हैं। तो यानी माहौल ऐसा बन गया था कि अब कांग्रेस सर्वाइव नहीं करेगी और इनका तो कुछ होना ही नहीं है। तो उस समय भी, यानी सरकार जाने के बाद भी हम उनके साथ खड़े रहे। अच्छा एक बात बताइए, आप चूंकि ये बात बोल रहे थे, कई आरोप लगते हैं कि आप अशोक गहलोत ने आपको ओएसडी बनाया
तो लोकेश शर्मा ने चापलूसी की और कई लोग जो थे वो ओएसडी की रेस में थे, कई आपसे वर्ष भी थे और उसके बाद कहीं ना कहीं वो आपसे खुन्नस खाने लगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 2012 और 13 में सरकार चली गई और स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो गई। उस वक़्त की एक बड़ी घटना हुई। श्री सचिन पायलट जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया और जब उन्होंने ओथ ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में और जब उनके वो दिन वहाँ आया, उसके अगले दिन राजस्थान की मीडिया ने बड़ी-बड़ी हेडलाइंस छापी और उस हेडलाइन में एक लाइन थी, एंड ऑफ अशोक गहलोत एरा, यानी अशोक गहलोत के युग की समाप्ति। वो हेडलाइन थी। अशोक जी बड़े परेशान हो गए कि भाई क्या करें, अपनी तो स्थिति ये हो गई है। यानी उस समय भी जब ये सारे हालात बने और हम जैसे लोग जिन्होंने उनको दिल से अपनाया, जो उनके साथ खड़े थे, हमने कहा कि आप चिंता मत करो, वापस आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हम अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं। और हमने उसे पूरा किया 2018 में। तो जो 5 साल का पूरा टेन्योर था, उस पूरे 5 साल परछाई की तरह उनकी हर एक्टिविटी को, यानी मैंने उनके मीडिया का सारा काम मैंने हैंडल किया, चाहे वो प्रेस रिलीज से संबंधित हो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी हो या उनके कोई जवाब किसी को दिलवाने हो, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाने हो, वो सारी की सारी ज़िम्मेदारी मेरी थी। तो जब 5 साल विपक्ष में मैंने उस भूमिका का निर्वहन किया, सारे पूरे प्रदेश का मीडिया इस बात को जानता है कि उनके उस दौर में लगातार मीडिया के साथ जो कम्युनिकेशन रहा या करवाया, उसकी बीच की कड़ी हमेशा मैं रहा करता था और मैंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया क्योंकि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया था। तो डिजिटल मीडिया के साथ-साथ मैंने सारे जो और हमारे मीडिया हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस सारे का काम मैंने खुद ने देखा। और 2018 में जैसे कि हमने कमिटमेंट किया, हमने एक ऐसी टीम का निर्माण किया, गाँव-गाँव में जाकर, शहर-शहर में जाकर, जो लोग कांग्रेस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए थे, जो लोग अशोक गहलोत जी को पसंद करते थे, उनको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और लगभग 450 से 500 लोगों की एक मजबूत टीम तैयार की, जो सोशल मीडिया पर लगातार काम करती थी। जहाँ भी उनका दौरा होता, वहाँ पहले से ये सूचना होती थी कि पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था जब लोग उनसे मिलते और ये कहते थे कि आपके फेसबुक पे हमने ये पढ़ा, इससे हमें जानकारी मिली, तो बड़े खुश होते थे और आके मुझे बताते थे कि लोकेश यार तेरी टीम के लोग मुझे वहाँ मिले और उन्होंने कहा कि हम लोकेश भैया से जुड़े हुए हैं और आपके लिए काम करते हैं। तो खुशी होती थी उन्हें इस बात की और आके वो मुझे हर बार वहाँ का जो भी फीडबैक था मुझे दिया करते थे। तो वो दौर था जो उनका भरोसा धीरे-धीरे बढ़ता चला गया और हमने अपना वादा निभाया 2018 में। तमाम तरह के जो भी अटकलें थी उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बने। तो हमारा जो कमिटमेंट हमने स्वयं से किया था वो पूरा हुआ। तब यानी इतनी मेहनत करने के बाद जब 2018 में वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने मुझे ओएसडी बनाया। लोग जो ये कहते हैं ना कि अशोक गहलोत जी ने मुझे ओएसडी बनाया, मैं यहाँ उल्टा कहता हूँ कि हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उन्होंने मुझे ओएसडी बनाया। तो मेरी पहचान सिर्फ ओएसडी के रूप में नहीं थी, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस के लिए मैंने काम किया, पार्टी के लिए मैंने काम किया, सक्रिय राजनीति में रहा और चूँकि सरकार चली गई थी, तो कांग्रेस की रीति-नीति, कांग्रेस के कार्यक्रमों को मैंने जनता तक पहुँचाया और जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी, उसकी जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी, क्योंकि वो समय था जब अशोक गहलोत जी की बनाई हुई योजनाएँ विश्व तक में प्रसिद्ध हुई थी। हमारी निःशुल्क दवा योजना को तो डब्ल्यूएचओ तक ने सराहा था। तो जब ऐसी योजनाएँ हमने दी हों, तो हम क्यों नहीं जनता के बीच जाकर उसका प्रचार करें कि देखिए हमने तो इतने काम किए थे। हो सकता है किसी वजह से आपने मत नहीं दिया, अपना वोट नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार के ये काम है अच्छा, आप और उनको क्योंकि मैं गिनाऊँगा। जी, बिल्कुल। आप चूँकि आपने भी कहा कि आपने खुद पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक पेज बनाया था। अब ऐसे कई नेताओं के जो फैन पेज बने होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि व्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो लोगों को पता भी नहीं होता है, तो वो क्या क्या होता है वो? देखिए, जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेंट नहीं करते, दूसरा सिर्फ पेज बना देना किसी भी लीडर के लिए, उसके लिए काम करना नहीं होता। हमें उस लीडर को जीना पड़ता है। देखिए, अशोक गहलोत जो पर्सनैलिटी हैं, जब तक आप उन्हें समझेंगे नहीं कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं,
उनके शब्द किस बात पर कितने सौम्य होंगे, कितने शालीन होंगे और किस हद तक वो जा सकते हैं। यानी उन्होंने कभी किसी के प्रति किसी कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बिलो द बेल्ट जाकर उन्होंने किसी को हिट नहीं किया। वो बात अलग है, जब वो मानेसर कांड हुआ और सारी चीज़ें हुई, तब उन्होंने जिन तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, हम भी बड़े हतप्रभ थे कि ये इस तरह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हम भी बड़े उस वक़्त हतप्रभ हुए थे। तो ये सारी चीज़ें थी। आपको किसी के लिए राजनीतिक रूप से काम करना है और जनता को तो ये पता नहीं है ना कि उनका कौन पेज चला रहा है। तो जिस पेज का नाम हमने आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखा और वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो उसको हमने एडिट करके सिर्फ अशोक गहलोत बना दिया। तब से लेकर वो कंटिन्यू चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और हमने उनकी हर छोटी से छोटी चीज़ को इस तरीके से जनता के बीच पहुंचाया कि जनता ये समझने लगी कि इस प्रदेश का अगर कोई भला कर सकता है तो वो एकमात्र लीडर है अशोक गहलोत। वो हमसे, यानी हम इतना ध्यान रखते थे कि प्रदेश की छोटी से छोटी ढानी में भी अगर कोई एक्टिविटी हो गई है, कोई दुखद घटना हो गई है, तो उसके लिए कैसे कंडोलेंसेस जाएंगी। अगर कोई इंटरनेशनल इशू है, यानी मैं आपको पिच बता रहा हूं कि गांव की ढानी से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक क्या उन पेजेस पे या उन प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट जाएगा, वो हम रिसर्च करके, यानी मैं और मेरी टीम रिसर्च करके उस पर अपलोड किया करते थे। लेकिन जनता को ये लगता था कि अशोक जी हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छा, एक बात हम उन्हें ये बताइए। पूरा महसूस कराते थे जी कि हम आपके साथ हैं। जी। अभी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी एक झालमुरी की शॉप पर पहुंचते हैं, ममता बनर्जी ये कहती हैं कि पहले से ही कैमरे लगे हुए थे, और ऐसा ही अशोक गहलोत के साथ भी होता है। कभी कोई उनको ये सलाह दे जाता है कि आप ना डिफेंडर में बैठिए, कई बार उनको अपना पिंक वाला वो थैला दिख जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में रियल होता है ये? देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं। आजकल की पॉलिटिक्स में हर व्यक्ति को ये लगता है कि किसी भी मूवमेंट को कहीं भी कैप्चर किया जा सकता है, क्योंकि अब ज़माना आईटी का है, सोशल मीडिया का है। जब तक आप अपनी पब्लिसिटी यानी अपनी मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आएँगी। तो अपने आप को दर्शाने के लिए, अपने आप को मार्केट करने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा लिया जाता है। और ये सही है कि आपकी गाड़ी में हमेशा एक कैमरामैन बैठा ही रहता है। चाहे वो फ़ोन के माध्यम से उन पलों को कैप्चर करे, जो कि कई बार प्री डिसाइडेड होते हैं और कई बार चलते-चलते प्लान बन जाता है कि यार मैं ये करने वाला हूँ, अब इसको इस तरीके से किया जाए। कितनी बार ऐसा होता है, क्योंकि पीआर स्टंट तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं और ये किए जाते हैं राजनीति में। पहले नहीं होता था, पहले वास्तविक राजनीति हुआ करती थी, अब सिर्फ दिखाने की ज़्यादा होती है कि मैंने देखिए ये काम किया है। अब एक थैला आपको दिख गया जिसमें अशोक गहलोत जी की फ़ोटो छपी हुई है और वो उधर से निकल रहे हैं। जैसे ही दिख गया उन्होंने कहा चलो इसको कुछ बनाते हैं और इसको किस तरीके से प्रचारित करेंगे कि देखिए आज भी लोग मुझे ही लेकर चल रहे हैं। ये उनकी एक एक्टिविटी है। वो अपने आप को बनाए रखने के लिए हमेशा इस तरह के काम करते हैं। ये उनका नेचर है, ये पॉलिटिक्स करने का उनका एक तरीका है कि जब वो विपक्ष में होते हैं ना, उनसे अच्छा राजनेता पूरे देश में कोई नहीं हो सकता। ऐसा वो महसूस कराते हैं आम जनता को। वो ये कहते हैं कि आप आइए मेरे साथ, क्योंकि विपक्ष में कोई काम तो होता नहीं है। आप उन तमाम लोगों को जिनसे पूरे 5 साल नहीं मिले, जब आप सरकार में थे और आपके बहुत करीबी भी रहे होंगे, लेकिन आप 5 साल नहीं मिल पाए। अब उनको फ़ोन कर कर के बुलाते हैं और उनसे बैठ के उनके साथ चाय पीते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार 3 बार का व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा है, वो हमें बिठाकर चाय पिला रहा है, हमारे कंधे पे हाथ रख रहा है, तो उसके लिए तो उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती ना। वो उसका कायल हो जाता है और ये उनकी एक तरीका रहा है, स्ट्रैटेजी रही है कि कैसे वो राजनीति करें। आज भी आप देखिए कि केंद्रीय नेतृत्व ने, आला कमान ने राजस्थान में 2 लोगों को, टीकाराम जूली जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाकर भेजा हुआ है और गोविंद सिंह डोटासरा जी को कांग्रेस का अध्यक्ष वहां पर बनाया हुआ है। लेकिन कोई भी इशू होगा तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अगर कोई उतावले होंगे तो वो अशोक गहलोत जी होंगे। अरे भाई, उन्हें भी राजनीति करने दो, उन्हें भी उस मुद्दे पर जिस पर उनकी आवाज़ जानी चाहिए, यानी विपक्ष के नेता के रूप में और पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जो मुद्दे उन्हें बोलने चाहिए, उनको आप उनसे छीन रहे हो। यानी आप चाहते हो कि आप प्रदेश और देश के लोगों को हमेशा ये बताते रहो कि मुझसे बड़ा नेता राजस्थान में कोई है ही नहीं, और वो इसमें सफल भी हो जाते हैं।
वो क्या करते हैं कि कोई भी इशू होगा, एक तरफ जूली जी को बिठा लेंगे, एक तरफ डोटासरा जी को बिठा लेंगे और खुद शुरू हो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो लोगों को लगता है कि भाई ये लोग इनकी छत्र छाया में राजनीति कर रहे हैं और वो अपने आप को वहाँ बड़ा बना लेते हैं। तो अब समय नहीं है उस तरीके का। अब तो जिन लोगों को आला कमान ने और केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दे रखी है, उन्हें अपनी भूमिका का निर्वहन करने दो। अच्छा, एक बात बताइए। कब तक आप ही राजनीति के अपने आप को एक मसीहा मान के बैठे रहोगे? यानी आप मठाधीश समझते हैं खुद को। आपने हमेशा जो राजनीति की है, यानी अशोक गहलोत जी की राजनीति का एक तरीका मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा सिर्फ इस तरह से राजनीति की है कि मेरे अलावा कोई नहीं, मैं नहीं तो कोई नहीं। और यही हुआ 2023 में भी। एकमात्र प्रदेश था राजस्थान जहां हम सरकार की 100% वापसी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे। उन्होंने उन लोगों को टिकट दिए जो चुनाव हार रहे थे। इसके पीछे का खुलासा मैं करना चाहता हूं कि ये मंशा नहीं थी कि वो ये चाहते थे कि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, वो ये चाहते थे कि मेरे ही लोगों को टिकट मिले जो मुझसे ऑब्लाइज रहे हैं, ताकि जब मुख्यमंत्री बनने की बात हो तो ये मेरा ही नाम लें। मैं रोक रही हूँ यहाँ पर क्योंकि एक बात बताइए कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लोकेश शर्मा तो अशोक गहलोत के साथ ही थे ना, उनके साथ 24 घंटे संपर्क में है, दिन में भी उनके साथ हैं। लोकेश शर्मा को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर कई लोगों की भीड़ लेकर पहुंच जाते? आपको कोई बात कहनी थी तो आप अशोक गहलोत को कह सकते थे, और अशोक गहलोत अपने लोगों को टिकट देते, आपने ही कहा ये बात, तो ऐसे में फिर आपको टिकट मिल जाता। यहाँ बड़ी दूसरी चीज है जी, देखिए, मैं उनके लिए काम का था सिर्फ इस मीडिया को हैंडल करने के लिए और उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करने के लिए। और जो आपने बात कही शक्ति प्रदर्शन की, वो मैंने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। मैंने तो जो मुझे कहा गया था करने के लिए वही किया। मुझे खुद अशोक गहलोत जी ने कहा कि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां के लोगों को बुलाओ तो सही, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो वो सब लोग आए और उन्होंने बात रखी अपनी। यहाँ देखिए, आज भी लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि लोकेश शर्मा चुनाव लड़ना चाहते थे। लोकेश शर्मा ने टिकट की डिमांड की और जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इस सारी चीज को इस तरीके से अशोक गहलोत जी को नीचा दिखाने के लिए ये सारे के सारे घटनाक्रम का जिक्र किया। ऐसा नहीं है। मैंने अशोक जी से ये निवेदन किया कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनके शब्द आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात होगी कि मेरा अपना व्यक्ति विधानसभा में पहुंचे। तो जब आप सामने बैठकर खुद ये कह रहे हैं कि तू विधानसभाओं के नाम लिख ला, कौन कौन सी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से तू चुनाव लड़ना चाहता है, तो मैंने होमवर्क किया और मैंने 5 से 6 वो विधानसभा चिन्हित की जहां पिछले 20 वर्ष से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत रहा था। यानी 5-5, 6-6 टर्म जहां से कोई चुनाव नहीं जीता, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जहां ऑलरेडी विधायक है, जहां कांग्रेस के लोग विधायक हैं, वहां से टिकट मांगना तो यानी उनका टिकट कटेगा नहीं, वो सिटिंग एमएलए हैं। तो कम से कम ऐसी जगह से कोशिश करूं जहां कभी कोई चुनाव नहीं जीता। तो मेरे प्रयास से, नए व्यक्ति के प्रयास से, अगर वहां पर कांग्रेस एक्टिवेट होती है और मैं वहां चुनाव लड़ता हूं तो निश्चित तौर पर आगे के लिए तो कोई तैयार होगा ना, आगे के लिए तो टीम तैयार होगी। बशर्ते इस बार हम चुनाव हार जाएं। तो मैं तो इतना सेक्रीफाइस कर रहा था, मैंने उनसे ये डिमांड नहीं की कि जो सीट बिल्कुल ईजी है उससे मुझे टिकट दीजिए। मैंने उन्हें बीकानेर पुल की बात की, पश्चिम के लिए भी कहा। पश्चिम के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहां हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था और मैंने ये कहा था कि बीडी कल्ला जी 20,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हारेंगे। ऐसे लगभग 25 से 30 लोगों की लिस्ट हमने अपना सर्वे करके मुख्यमंत्री जी को बाय नेम प्रोवाइड की कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं, आप इनके टिकट बदल दीजिए। लेकिन वो हठधर्मिता थी उनकी कि उन्होंने उनके टिकट नहीं बदले। आप पहले बीकानेर, पश्चिम, पूर्व, आप वहां से टिकट की मांग कर रहे थे, उसके बाद आप फिर भीलवाड़ा आ गए। शायद अगर आप एक उस पर अड़े रहते तो शायद देखिए कुछ तो होता। वो भी हुआ ये कि जब मैं वहां जाने लगा लगातार, पहले तो उन्होंने ही मुझे इंडिकेट किया था कि यहाँ से आप तैयारी करो। तो जब बीडी कल्ला जी परेशान होने लगे और उन्होंने आके अशोक गहलोत जी के, जैसे कहते हैं ना कि उनके शरणम गच्छामी हो गए, और उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का मुझे वहाँ परेशान कर रहा है और मेरा ये लास्ट चुनाव है, मुझे यहाँ से आप बचाइए, इससे बचाइए, यानी ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मुझे ये आखिरी चुनाव लड़ने दीजिए।
तो मुझे बुला के कहा अशोक जी ने कि भाई वो परेशान हो रहे हैं, ऐसा करो तुम किसी दूसरी जगह पे, तुमने वो जो एक और टिक लगा रखा है भीलवाड़ा, वहाँ जाकर तैयारी करो। तो मैंने हमेशा उनके आदेशों की पालना की। उन्होंने मुझे कहा कि भीलवाड़ा जाके तैयारी करो, उनकी जानकारी में मैंने भीलवाड़ा जाके तैयारी शुरू की और वो मेरे साथ घूमे। आपको याद होगा कि खड़गे जी का एक प्रोग्राम था गुलाबपुरा में, वो भीलवाड़ा आए, तो जब वहाँ तैयारियों का जायजा लेने के लिए अशोक गहलोत जी आए तो वो मेरे साथ भीलवाड़ा शहर में घूमे और वहाँ के लोगों को ये कहा कि ये हमारा प्रत्याशी है अगला। यानी एक और व्यक्ति थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उसके घर भी पहुंचे हम और उन्होंने कहा कि अगर इनको टिकट मिलता है, पार्टी इनको टिकट देती है तो आप इनके साथ होंगे और अगर आपको देती है तो ये आपके साथ होंगे। यानी इतनी क्लियरिटी थी, वो ये मुझे भरोसा दिलवा चुके थे कि आप चुनाव लड़ेंगे। और जब ये कहा कि भाई मुझे भीलवाड़ा के लोगों से मिलवाओ, लोगों को इकट्ठा करो, तब जाके वो लगभग 1.5 से 2,000 लोग मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। जिसे आप शक्ति प्रदर्शन की बात कह रहे हैं, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो उनके कहने पर मैंने लोगों से आग्रह किया कि भाई मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं और वो पूछना चाहते हैं कि भाई जिस व्यक्ति को हम टिकट दें या प्रत्याशी बनाएं उसे जिताओगे तो सही ना। तो वो अपनी बात रखने के लिए और उन्हें ये भरोसा दिलाने के लिए कि आप इन्हें टिकट दीजिए, हम इन्हें चुनाव जिताकर भेजेंगे, और उन्होंने वो भरोसा उस मीटिंग में मुख्यमंत्री निवास पर उन तमाम लोगों को दिलाया, ये कहा कि हम इन्हें टिकट देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, उसके बाद क्या कारण रहे राजनीतिक रूप से आपको मुझे टिकट नहीं मिला, और या फिर ये एक पूरा क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, क्या आप 2028 के लिए एक राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं? देखिए, मैंने उस वक्त ऐसा नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके साथ मैंने इतने लंबे अरसे से काम किया, भरोसे के साथ काम किया, मैंने अपना सब कुछ उनके लिए न्यौछावर कर दिया, पार्टी के लिए मैंने लगातार काम किया, तो एक पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मेरा हक बनता है कि मैं अपनी पार्टी से टिकट की डिमांड करूं। और जो भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में, उसकी इच्छा तो होती है कि विधानसभा पहुंचे, तो मैंने उसी के तहत टिकट की डिमांड की। वो बात अलग है कि टिकट नहीं मिला और उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। राजनीति में टिकट मिलना नहीं मिलना इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, कोई राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, किसी और को संतुष्ट करना, मतलब कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन मांगना मेरा अधिकार था, पार्टी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन इसको इस तरीके से बाद में प्रचारित किया गया या इसको जोड़ा गया कि भाई लोकेश शर्मा को टिकट नहीं मिला इसलिए वो अशोक गहलोत की खिलाफत कर रहे हैं। मैंने कभी उनकी खिलाफत नहीं की, ना आज उनकी खिलाफत करता हूँ। देखिए, वो सम्माननीय थे, सम्माननीय हैं, लेकिन जो काम उन्होंने मुझसे करवाया, आपने शुरुआत में जिक्र किया फ़ोन टेपिंग का, मैंने बड़े भरोसे पर, उनके कहने पर, यानी सिर्फ उनके निर्देशों की पालना की। मेरा क्या लेना देना फ़ोन टेपिंग से भई? मेरे पास ना तो वो अधिकार हैं, ना मेरे पास वो संसाधन हैं कि मैं सब कुछ कर सकूं। लेकिन चूंकि आपको अपनी कुर्सी बचाए रखनी थी, मुख्यमंत्री जी को ये डर था मेरी कुर्सी नहीं छीन जाए, और अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर, जो सीनियर लीडर थे, उनके ऊपर उन्हें किस तरीके से आरोप लगाने थे या कैसे उनको पार्टी में उनकी स्थिति कमज़ोर करनी थी, जिसमें वो सफल भी रहे। आपको तो पता ही है, सचिन पायलट जी को उन्होंने पार्टी से बर्खास्त तक करवा दिया। अच्छा, चूंकि आपने मानेसर कांड का भी जिक्र किया, मानेसर कांड के वक्त कांग्रेस के ही कई नेताओं ने या एक दूसरे से सचिन पायलट को गद्दार कहा, बहुत कुछ कहा गया उनके बारे में। अब वो नेता आज भी पार्टी में हैं, कई अच्छे पदों पर भी हैं, लेकिन लोकेश शर्मा कहीं ओझल क्यों हो गए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सब लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, कोई पदों पे काम कर रहा है, कोई किस रूप में कर रहा है। तो 2023 के चुनाव परिणामों के बाद मैंने सीधे तौर पर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर, जिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मैं लगातार एक्टिव रहता हूँ या जिनको मैं उपयोग में लेता हूँ, उन पर मैंने उसी दिन, जिस दिन परिणाम आए थे, उसी दिन अपनी भावना को व्यक्त किया और ये कहा कि एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का दुख हुआ कि हम सरकार बना सकते थे, लेकिन सिर्फ इनकी हठधर्मिता की वजह से हम सरकार नहीं बना पाए। हम सरकार क्यों नहीं बना पाए, उसके पीछे क्या कारण रहे, मैंने वो सारे के सारे वहाँ व्यक्त किए। और ऐसा नहीं है कि उससे किसी को नाराज़गी रही हो। आपको तो पता ही है कि पिछले 2.5 साल से, यानी 23 के बाद से मैं लगातार खुलासे कर रहा हूँ या अपनी भावनाओं को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, और जो भी बातें मैंने अशोक जी को लेकर कही, आज तक मेरी किसी भी बात पर, यानी मेरे किसी भी आरोप पर
उनका कोई जवाब नहीं आया। जो जो कुछ भी मैंने कहा, सार्वजनिक रूप से कहा, मीडिया को कहा, मैंने हर बार ये कहा कि भई मुझसे वो कृत्य करवाया गया था। मुझे इस तरीके से ये चीज़ें दी गई थी। लेकिन कभी खड़े होकर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लोकेश शर्मा झूठ बोल रहा है, मेरी छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। तो जवाब देना चाहिए ना। आज भी प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि वो सारा घटनाक्रम था क्या? हो सकता है लोकेश जी की वो अपना स्तर ना मानते हो, क्योंकि आप तो ओएसडी रहे हैं और वो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, स्तर की जहाँ तक बात है, वो उनसे ज़्यादा किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने वाला तो कोई प्रदेश में राजनेता ही नहीं है। हर छोटी से छोटी चीज़ पर वो रिएक्ट करते हैं और जब बात हो उनकी स्वयं की छवि की, जिस पे इतने दाग लग चुके हैं अब, हुँ, वो व्यक्ति नहीं रहे जो बेदाग हुआ करते थे, जो अपने आप को राजस्थान का गांधी कहलवाना पसंद करते थे, जो ये कहते थे कि मेरे दामन पे किसी तरह के छींटे नहीं हैं। आला कमान की पीठ तक में खंजर घोंप चुके हैं वो। तो अब तो वो दागदार राजनेता हो गए हैं। भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, वो पहले कभी मुख्यमंत्री निवास तक नहीं पहुंचा करते थे। ये पहला टाइम था 18 से 23 का जब मुख्यमंत्री निवास तक भ्रष्टाचार के छींटे लगे और सीधे तौर पर ये कहा गया कि वहां पहुंच रहा है जो कुछ भी पहुंच रहा है। तो देखिए, जब ये सारी चीजें हुई और मैंने ये खुलासे किए, तो प्रदेश और केंद्र के, दिल्ली के बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के मेरे पास फ़ोन आए और बहुत लोगों ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा किया आपने। हम भी बहुत प्रताड़ित हैं इनसे। इन्होंने जो किया है आज तक, वो कभी किसी के सामने ही नहीं आने दिया। तो आपने बहुत अच्छा काम किया। यानी कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। वास्तविकता से बहुत से लोग वाकिफ हैं, लेकिन बस बोलना नहीं चाहते हैं या अपनी बात को व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। शायद आज भी उन्हें इस बात का डर लगता है कि ये कहीं हमारा कोई नुकसान नहीं कर दें राजनीति में। तो ये एक डर है जिसकी वजह से लोग अपनी बात पूरी तरह से नहीं कह पाते। लेकिन मैंने आजकल अपनी एक बात चीज़ और कही, हो गई है। मैंने अपनी बात कही और खुल के कही। आज भी कह रहा हूँ, आपके स्टूडियो में बैठ के आज भी कह रहा हूँ कि मैंने जो भी बोला है आज तक एक-एक बात सही बोली है। देखिए, वो राजनेता प्रदेश के ऐसे राजनेता रहे हैं कि उनके खिलाफ एक शब्द बोलने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया। जो हमारे मीडिया के साथी थे, अगर कभी उन्होंने उनकी तथ्यों के आधार पर कोई आलोचना प्रकाशित कर दी या लिख दी, उन तक के ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दिए। हमारे तो अपने ही इसी संस्थान से जुड़े हुए शरद जी जो जयपुर में हैं, उन तक के ऊपर उन्होंने मुकदमे दर्ज करवा दिए। तो वो व्यक्ति हैं। मैं बार-बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि वो आपका स्तर नहीं समझते होंगे। उनको तो अगर कहीं कोई सोशल मीडिया पर 2 शब्द उनके खिलाफ लिख दे, तो उसके लिए हमें कहते थे कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाओ, उठवाओ इसको। एक महेश झालानी जी वहाँ पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार, उनको तो उन्होंने घर से उठवाकर, यानी उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी होगी, वो अपने जो रात के वस्त्र होते हैं उनमें होंगे, रात को उठवाया, ले जाके चित्तौड़ में उन्हें बंद करवाया। ऐसे बदला लेने वाले व्यक्ति को अगर मैं ये कहूँ कि आपने ऐसा-ऐसा किया और वो उसका जवाब नहीं दें, तो उसका सीधा-सा एक मतलब निकलता है कि उन्हें पता है कि लोकेश शर्मा के पास आज भी इतना सब कुछ है कि जो उसने सार्वजनिक नहीं किया, सिर्फ उस समय में जो आवश्यक था वही बताया। अगर मैं 10-15 साल लगातार उनके साथ रहा हूँ, मैंने काम किया है, तो आप समझते हैं कि मेरे पास क्या-क्या नहीं होगा। लेकिन मेरे वो संस्कार नहीं है कि मैं उन सब चीज़ों को दुर्भावनावश, यानी सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने के लिए या उनको प्रदेश की जनता के बीच नंगा करने के लिए मैं उन सारे तथ्यों को उजागर करूं जिनकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता होगी तो करेंगे, लेकिन आज भी हमारे पास, यानी मेरे पास इतना सब कुछ है कि देश के लोग बिल्कुल भौचक्के के रह जाएंगे कि जो व्यक्ति राजस्थान का गांधी कहलवाता है खुद को, जो अपने आप को इतना सौम्य और इतना शालीन कहलाता है, जो ये कहलाता है अपने आप को कि भई मुझसे ज़्यादा सहज कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई सिंपल नहीं है, उसका वो भ्रम पूरी तरह से टूट जाएगा। तो ठीक है, अगर कभी ऐसा वक़्त आया और कभी ये आवश्यकता पड़ी कि प्रदेश के हित में मुझे वो बातें कहनी पड़े, तो मैं निश्चित रूप से उन सब चीज़ों को उजागर करूँगा, दुर्भावनावश नहीं करूँगा। आज भी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो सारा का सारा जो काम था, जो भी घटनाएँ घटित हुई थी, उसमें आज भी मेरी दुर्भावना नहीं है। लोग कहते हैं कि यार आपने उनके साथ धोखा किया, आपने चीटिंग की,
जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने चापलूसी की, इसलिए आपको वो पद मिला। मैंने कोई चापलूसी नहीं की थी, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ओएसडी बनाओ। मैं तो कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता था, मुझे जो मिलना चाहिए था वो तो एक्टिव रूप से पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिलना चाहिए था। मुझे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए था। मुझे भी किसी बोर्ड का, कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया जाना चाहिए था, तब तो वो मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती। लेकिन उन्होंने जो मुझे ज़िम्मेदारी विपक्ष में निर्वहन करने के लिए दी, उन्होंने उचित समझा कि जब 5 साल इसने यही काम किया है, सब लोगों को ये जानता है, पहचानता है, तो इसी से ये काम करवाया जाए। तो 5 साल उन्होंने किसी को अपना प्रेस एडवाइज़र नहीं बनाया अलग से, वो सारी ज़िम्मेदारी एज़ ए ओएसडी मैं ही निर्वहन कर रहा था और वो उन्होंने पूरी तरह से मुझसे करवाया और मैंने किया भी। तो साहब, ये सारा का सारा बिल्कुल। एक दौर रहा। अब जो कुछ घटनाक्रम हुआ, ऐसा नहीं हो गया है कि अब ओएसडी को लोग संदिग्ध नजरों से देखने लगे हैं, नेता भी अब सब कुछ राज नहीं बताते हैं, शायद क्या उसके पीछे लोकेश शर्मा ही है? देखिए, लोकेश शर्मा ने किसी को धोखा नहीं दिया। भरोसा हमेशा 2 तरफ से होता है। आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, तो मैं भी आप पे कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आपने भरोसा तोड़ा है, मैंने आपका नहीं तोड़ा। तो जब फ़ोन टेपिंग से संबंधित इतना बड़ा जो एक कुचक्र रचा गया, मैं उसे कुचक्र इसलिए कहूँगा क्योंकि वो कोई घटना ऐसी नहीं थी जिससे कि अपने ही लोगों को बदनाम करने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, आपको तो पता ही है न्यायालय तक ने जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमे दायर करवाए थे कि ये लोग मेरी सरकार को गिराने के लिए पैसे का लेन-देन कर रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिन लोगों पे मुकदमे दर्ज कराए, कोर्ट ने कहा कि ऐसी तो कोई घटना ही घटित नहीं हुई। कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है कि कोई किसी को खरीद रहा था, कोई किसी को बेच रहा था। तो कुल मिला के बार-बार मैं ये कहता हूँ कि जो सरकार गिर ही नहीं रही थी, उस सरकार को बचाने का श्रेय लेकर और अपने ही नेताओं को बदनाम करके कांग्रेस से निष्कासित करवाकर आप ये सुनिश्चित कर रहे थे उस वक़्त कि मेरी कुर्सी बची रहे और वो उन्होंने किया। तो जब इतना सारा का सारा षड्यंत्र मुझसे करवा लिया, उसमें वो सफल हो गए और मुझे ये भरोसा दिलवाया था कि मैं बार-बार इस बात को इसलिए कहता हूँ कि लोग आज तक ये समझ नहीं पाए। वो कहते हैं भई आपने ऐसा क्यों किया कि आप उनके खिलाफ बोले? मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला। जब अशोक गहलोत जी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मुझे ये कहा गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुख्यमंत्री रहूं ना रहूं, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, किसी भी स्तर पे जाना पड़े, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके सर पे हाथ रख के ये भरोसा दिलाए कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम तो उससे ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली क्या समझेंगे? तो मैंने वही भरोसा रखा, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया और सरकार का समय पूरा हुआ, यानी 2023 से पहले 22 के एंड आते-आते और 23 की शुरुआत में आप ये कहना शुरू कर दें कि भई अब तो तू जाने और तेरा काम जाने। यानी उन्होंने मुझसे किनारा करना शुरू कर दिया और इतने बड़े संकट में मुझे डालकर कोई ये कहे कि अब तू जाने तेरा काम जाने, यानी अपने हाथ खड़े कर ले, ऐसे समय में मुझ पे क्या बीती होगी? यानी 8-8, 10-10 घंटे की इंटरोगेशन मैं क्राइम ब्रांच के सामने बर्दाश्त करके आया हूँ। आप जानते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेट करती हैं एजेंसियाँ? आपको किस तरीके से साइकोलॉजिकली प्रेशराइज़ करती हैं। आपको स्वयं को और आपके परिवार को घसीटती हैं बीच में। यानी मुझसे भी कई बार ये कहा जाता था कि अरे भई आपको क्या ज़रूरत है? आप नाम ले दीजिए ना किसने करवाया? आपकी एक बेटी है, आपके बुजुर्ग माता-पिता हैं। यानी उस वक़्त कैसे हैमरिंग होती है आपके ऊपर साइकोलॉजिकली कि आप पूरे तरीके से टूट जाते हैं और ये सोचते हैं भई मैं क्यों पड़ा हुआ हूँ? क्या यही वजह रही कि आप सरकारी गवाह बने इस मामले में? यही वजह रही मुख्य रूप से कि जब इन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए और जो काम मैंने किया ही नहीं, जो अपराध मैंने किया ही नहीं, उसकी सज़ा मैं और मेरा परिवार क्यों भुगते हैं? तो मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा वहाँ से बचने का। अरे भई तैयारी पूरी थी, मुझे भी जेल जाना पड़ता। जैसे प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री 8-9 महीने जेल में रह के आए महेश जोशी जी। आपको लगता है कि वो जो 1000 करोड़ या 5000 करोड़ का जो भी तथाकथित रूप से घोटाला है, वो स्वयं उन्होंने किया होगा। अरे हम तो साक्षी हैं कि वो सारा कुछ लेन-देन, सारी चीज़ें किसको क्या मिलना चाहिए, किसको टेंडर देना है, कौन से ठेकेदार आएँगे, वो सब कुछ मुख्यमंत्री निवास पर होता था भई। लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए, पता नहीं क्या वजह अच्छा, रही होंगी। ठीक है।
लोकेश शर्मा की राजनीतिक विचारधारा क्या है? क्या वो गांधीवादी हैं? कोई विचारधारा उनकी है? लोकेश शर्मा कांग्रेसी है। अच्छा। कांग्रेस की विचारधारा में ही पला बड़ा है, हम्म। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कांग्रेस की रही है और कांग्रेस में ही वो अपने आप को पूरी तरीके से लगा के बैठा हुआ है, यानी कांग्रेस ही परिवार है उसका। तो इसलिए विचारधारा के नाम पर बहुत से लोगों ने बड़ी अफवाहें उड़ाई। जब वो सब कुछ मैंने मुखर होकर अपनी बात रखी थी, लोगों ने ये कहा कि ये बीजेपी में चला जाएगा। 2.5 से 3 साल हो गए हैं, 23 की बात है, 26 चल रहा है, 3 साल हो गए उस बात को। इमीडिएटली लोग कहने लग गए कि ये तो बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। मैंने तो आज तक पार्टी नहीं बदली। चलिए, 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये कि आप प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आप उनके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं 2023 के बाद से। उसके बाद भी आप अभी तक कांग्रेस में बने हुए हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अरे, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी कभी कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी का मेरा परिवार है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके उन क्रियाकलापों की, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी उस राजस्थान में अपनी सरकार को दोहरा नहीं पाई, मैंने उनकी रीति नीतियों का विरोध किया और उन्होंने जो हथकंडे अपनाए, उनका खुलासा किया, प्रदेश की जनता के समक्ष रखा, कांग्रेस पार्टी के समक्ष रखा कि क्या वजह रही जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए। अरे भाई, एक व्यक्ति जो पिछले 40 साल से राजस्थान में कांग्रेस को अपनी जेब में ही रखकर चलना आ रहा है, जो ये सोचता है कि मैं ही कांग्रेस हूँ और उसने अपने अलावा किसी को नेता नहीं बनने दिया। अरे, मेरी नज़र में सफल राजनेता वो होता जो नेताओं की फौज खड़ी कर देता। 3 बार के मुख्यमंत्री क्या राजस्थान में ऐसे नौजवानों की फौज तैयार नहीं कर सकते थे जो कि संगठन को आगे लेकर जाते? लेकिन उन्होंने अपने सामने किसी को भी पनपने नहीं दिया। जो भी मुखर होकर आवाज़ उठाता उसको उन्होंने साफ कर दिया। बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास। राजस्थान में तो इतने बड़े-बड़े उदाहरण हैं जिनको उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया। अच्छा, एक बात तो बताइए। इसलिए जी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम आपको निष्कासित करते हैं। मैं आज भी कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस के लिए ही काम कर रहा हूँ। अगर आप मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे तो जो वर्तमान में सरकार चल रही है, उनके फेलियर्स के मुद्दों को मैं उठाता हूँ कि आपने जनता से क्या वादे किए थे, आज भी आप उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो हर जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हम जनता के बीच क्या-क्या चीजें ले जा सकते हैं, मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ। नहीं, तो लेकिन मैं तो किसी को कांग्रेस फर्क पार्टी तो के लिए नहीं काम पड़ कर रहा रहा ना हूँ ना। लोकेश जी। आप अगर देखिए, फर्क पड़े आरोप ना लगा पड़े, रहे मैं हैं, कांग्रेसी हूँ दिल से और मैं आलाकमान अपने भी दिल से कोई उस कुछ काम नहीं को कह रहा करता है, रहूंगा। नेता भी सारे लेकिन इसमें तो आला बुरा तो लोकेश शर्मा का हो रहा है ना। नहीं, नहीं, मेरा क्या बुरा हो रहा है? मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा। अगर कांग्रेस पार्टी को मेरी कहीं उपयोगिता नज़र आएगी तो मेरा उपयोग ले लेगी। मुझे कभी कांग्रेस पार्टी ने ये तो कहा नहीं ना कि आज से आपको कांग्रेस से हम निष्कासित करते हैं, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी उन रीति नीतियों को, उनके उन कामों को उजागर किया जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हारी थी। तो ऐसा मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। मैं तो हमेशा कांग्रेस का काम करता रहूँगा जब तक कांग्रेस पार्टी में हूँ। अगर कांग्रेस ही मुझे निकालने का काम करे तो वो बात अलग है भाई। बिना किसी गलती के अगर कांग्रेस ये कहे कि हम आपको पार्टी से निष्कासित करते हैं तो पहले बताएं, और जब ऐसा होगा तो तब की तब देखेंगे। लेकिन जब तक मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के लिए ही काम करता रहूँगा। अच्छा, आप जब भी पार्टी में ऐसा कुछ होता है, मानेसर कांड हुआ, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हिल गई कि राजस्थान एक बड़ा राज्य है और वहां पर अगर सरकार गिरने तक की नौबत आ जाए तो पार्टी को भी लगेगा, आलाकमान को भी लगेगा। अब आपके पास रिकॉर्डिंग भी थी और चूंकि राहुल गांधी से आप मुलाकात भी कर चुके थे, तो क्या उस समय आप राहुल गांधी के पास गए या गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के पास गए कि मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, या उन्होंने आपसे संपर्क किया हो? नहीं, देखिए, ये सब चीज़ों की आवश्यकता तब पड़ती जब मुझे अशोक गहलोत जी का बुरा करना होता। तब जाके तो मैं चुगली करता या कहता कि भई मेरे पास उनकी ये चीज़ें हैं और वो ऐसा करते हैं। ऐसा तो कोई मंतव्य ही नहीं था, ऐसी कोई मंशा ही नहीं थी ना। जो भरोसा करके अशोक जी ने मुझसे वो कांड करवाया, मैं उस भरोसे पे खरा उतरता। अगर वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ते तो आज भी वो राज राज ही रहता। लेकिन उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो ये मेरी मजबूरी बन गई कि अपने आप को बचाने के लिए मैं कैसे जेल जाने से बचूं। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं सरकारी गवाह बन जाऊं और जो जांच एजेंसीज हैं उनको सारे तथ्य सबूतों के साथ सौंप दूं। मैंने वही किया।
लेकिन जहाँ तक बात की आपने राहुल गांधी जी की, या तो वो मुख्यमंत्री रहते हुए वो एक जो षड्यंत्र रचा गया था, वो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए रचा। वो सारा कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, तो वहाँ तक जाने जैसी ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि मैं जाके ये कहूँ कि देखो मुझसे इन्होंने ये करवाया। मैं तो पार्टी का काम कर रहा था, काम करता रहूँगा मैं पार्टी का। अच्छा, एक वक्त में आप अशोक गहलोत को अपना सब कुछ मानते थे कि अशोक गहलोत ही मेरे माई बाप हैं। अब अशोक गहलोत से आपके जो संबंध हैं वो बिगड़े, तल्खियां आई रिश्तों में। अब आप अपना नेता किसको मानते हैं? कांग्रेस पार्टी मेरी नेता है, राहुल जी, खड़गे जी, केंद्रीय नेतृत्व, आला हम्म। कमान। देखिए, जब हम संगठन के लिए काम करना चाहते हैं और संगठन को सर्वोपरि रखते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती की उस वक्त, हम्म। क्योंकि ये मुझे उनके साथ रहते रहते समझ में आया कि ये व्यक्ति किसी का सगा नहीं है। हम्म। ये सिर्फ लोगों को उपयोग में लेते हैं। हम्म। और वो मुझसे कहा भी करते थे अक्सर, एक लाइन वो मुझे बोला करते कि मेरी तरह सबको काम में लिया कर, जैसे मैं सबको काम में लेता हूँ। क्योंकि हम बहुत बहुत देर साथ बैठा करते थे, बातें किया करते थे, और हर तरह की बातें वो मुझसे किया करते थे, चाहे वो सचिन पायलट जी के लिए कहते हों, राहुल गांधी जी तक के लिए वो जिन शब्दों का प्रयोग करते थे, मुझे पता है कभी ऐसी नौबत आई कि मुझे उनके सामने ये बोलना पड़े कि ये क्या कहते थे, तब मैं वहाँ ये बातें कहूँगा सारी। लेकिन वो मुझसे हर तरह की बात करते थे। तब वो मुझे ये सलाह देते थे कि देख लोकेश, तू समझ, राजनीति करनी है तो मेरी तरह सबको काम में लिया कर। मुझे खुद को पता नहीं लगा कि उन्होंने मुझे भी काम में ले लिया। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा भी सुनने में आया है कि आप सचिन पायलट के संपर्क में हैं या उनकी टीम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मुझे किसी टीम से जुड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। रही बात संपर्क करने की, तो मैंने कभी कोई अलग से ऐसा संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनको ज़िम्मेदारी दी हुई है अलग-अलग तरीके की, तो प्रदेश के भी वो सीनियर लीडर हैं। तो हमारी मुलाकातें जब भी जिस रूप में हुई, हमने मुलाकातें की, बातचीत होती है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो निश्चित तौर पर बातचीत भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उनकी टीम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने हमेशा पार्टी का काम किया और आगे भी पार्टी का काम करता रहूँगा। लेकिन आपको एक ज़ोरदार बात बताना जी। चाहता हूँ कि आज जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसमें अशोक गहलोत जी फिर एक ख्वाब अपने दिल में लेकर चल रहे हैं, जो वो अपनी टीम से मार्केट भी करवा रहे हैं। यानी उसकी पुरज़ोर पब्लिसिटी करवा रहे हैं कि चौथी बार अशोक गहलोत गहलोत फिर सरकार। से। जी। गहलोत फिर से, गहलोत की सरकार। तो आप देखिए, उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और उस कुर्सी के पीछे का उनका जो एक जुड़ाव है ना, कि अगर बनूँ तो मैं ही बनूँ वरना कोई ना बने, ऐसा कब तक चलेगा? 3 बार आला कमान ने और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मौका दिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और तीनों ही बार आप फेल रहे कि आपके रहते हुए राजस्थान में आप कांग्रेस की वापसी नहीं करवा पाए। तो आप किस उम्मीद से आला कमान की तरफ देखते हैं कि आपको फिर से मौका दिया जाए? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और आपके अलावा भी काबिल लोगों की कांग्रेस में कमी नहीं है। अब उन्हें आगे मौका मिलना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। अब उनके लिए आप रोड़े अटकाने का काम मत करो। क्या सचिन पायलट अब अगर राजस्थान में सरकार बनती है कांग्रेस की तो मुख्यमंत्री बन पाएंगे या अभी भी समय है? देखिए, ये तो तय विधायक दल करता है, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे आला कमान, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी, जो पर्यवेक्षक आते हैं, वो लोग मिलके तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि हमारे पार्टी में ये परिपाटी नहीं है कि चेहरा पहले से घोषित कर दिया जाए। वो तो आजकल कहीं भी तो नहीं है, बीजेपी में भी नहीं निश्चित है। तौर पर वो प्रदेश के नौजवान नेता हैं, बड़े ही ऊर्जावान नेता हैं, सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। तो अच्छी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, जहाँ भी उनको केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदारी देता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, केरल हो, बंगाल हो, वो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी का काम करते हैं। तो जब चुनाव होंगे, उस वक्त क्या स्थितियाँ रहती हैं, विधायक किसको अपना नेता चुनने की बात करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व किनको प्रदेश का मुखिया बनाना चाहता है, ये उस वक्त में तय होगा। लेकिन मैं जो बार-बार एक बात कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी आज भी ये मंशा अपने मन में लिए चल रहे हैं कि मैं ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूँ। जी, बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि कहीं न कहीं आज भी उनके मन में है, महत्वाकांक्षी हैं कि मैं चौथी बार भी मैं ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनूँ। अब एक तरफ हमने वो वक़्त भी देखा है जब उन्होंने सचिन पायलट पर क्या-क्या आरोप नहीं लगाए। अपने
मुंह से क्या क्या नहीं कहा उनके लिए, और ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों कभी करीब नहीं आएंगे, लेकिन आजकल आप देखिए कि दोनों साथ भी हैं, और वो खुद ही कहते हैं कि अरे भाई रिकॉर्ड कर लो, फिर कहोगे कि बनती नहीं है। ये राजनीतिक मुलाकातें हैं, हम्म। इनका वो मतलब नहीं होता है जो दिखाया जाता है। हम्म। अगर अशोक गहलोत जी कल या परसों हम्म। या अभी की जो मुलाकातें हैं जिसमें सचिन पायलट जी के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं, वो मीडिया को ये कहते हैं कि अरे भाई फ़ोटो खींच लीजिए, हम्म। इसमें वो उस अपॉर्चुनिटी का अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ हम्म। कि इसमें अशोक गहलोत जी की कोई भूमिका नहीं है। हम्म। बड़प्पन दिखाते हैं सचिन पायलट जी। जब उन्हें पता लगता है कि अशोक गहलोत जी आ रहे हैं यहाँ कांग्रेस भवन में और एक कोई मीटिंग अटेंड करेंगे, तो वो आकर उनको अटेंड करते बिल्कुल हैं। रिसीव तो करने जाते ये हैं। बड़प्पन सचिन हम्म। पायलट जी का है, लेकिन फटाफट से वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं क्योंकि उन्हें पता है मीडिया सारा खड़ा हुआ है और कल की हेडलाइन यही बनेगी कि दोनों ने हाथ मिलाया। वो इस बात के बड़े पारखी हैं कि कब किसको किस तरीके से उपयोग में लेना है और क्या मैसेज देना है। हम्म। वो बहुत इस मामले में चतुर हैं। तो तुरंत उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि अरे भाई फोटो ले लीजिए, कल को ये मत कहना नहीं बनती। उस दिन कहाँ गए थे अशोक गहलोत जी, जब आला कमान ने अपने दूत के रूप में खड़गे जी और अजय माकन जी को राजस्थान भेजा था। 25 सितंबर की वो घटना इस प्रदेश और देश के हर व्यक्ति को याद होगी। तब क्यों नहीं कहा मीडिया के सामने आके कि देखिए फोटो ले लीजिए हमारी, फिर मत कहना कि नहीं बनती। तब तो षड्यंत्र रचकर खुद चले गए जैसलमेर तन्नोट माटा के, क्योंकि उन्हें पता था कि आला कमान ने अगर किसी को भेजा है, विधायक दल की मीटिंग के लिए भेजा है, तो निश्चित रूप से कुछ सोचकर ही भेजा हुआ है। तब क्यों नहीं कहा? तब तो उन्होंने कुचक्र रचकर अपने तमाम विधायकों को स्पीकर के यहाँ भेजकर जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया और हम्म। अपने आला कमान पर दबाव डलवाया कि देखिए या तो मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, आप सोचिए ही मत किसी और को बदलने की, वरना ये जो तमाम सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए। वो भी बड़ा घोटाला, बड़ा कांड था। बाद में उनमें से बहुत सारे विधायकों ने कहा कि हमसे तो जबरदस्ती ले लिया या हमारा साइन ही नहीं है, हम्म। हमने इस्तीफा दिया ही नहीं। वो भी मामला चल रहा है। हम्म। तो ये वही अशोक गहलोत जी हैं। जब एक बार पहले भी सचिन पायलट जी के स्वर्गीय पिताजी, हम्म। जब राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम थे जी। आयोजित होने वाला था, तब भी सचिन पायलट जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उनके निवास पर पहुंचकर उस कार्यक्रम के लिए आयोजित किया, उनको आमंत्रित किया, जो आयोजन होना था उसके लिए आमंत्रित किया। उन्होंने खड़े होकर अपनी ही टीम के लोगों से वो हाथ मिलाने वाला वीडियो बनवाया और उसको चारों तरफ फैलवाया कि देखिए सचिन पायलट मेरे घर आए और मुझसे मिलकर गए। फिर अगले दिन वो उस कार्यक्रम में जाते हैं और तब भी गले में हाथ डालकर मीडिया के सामने ये कहते हैं कि हमारे अंदर तो किसी तरह की कोई बात ही नहीं है, हम तो एक हैं। तो वो एकता उस वक्त कहाँ गई थी जब आला कमान ने भेजा था यहाँ से, तब तो आप निकल लिए और वहाँ विधायक दल की बैठक तक नहीं होने दी। मुझे याद है मैं उसी मुख्यमंत्री निवास पर था और सचिन पायलट जी बार बार अंदर बाहर चहलकदमी कर रहे थे कि विधायक नहीं पहुँचे हैं, विधायक नहीं पहुँचे हैं। उनसे जुड़े हुए जो लोग थे वो 8-10-12 लोग तो आ गए थे, लेकिन जो तमाम लोग जो कहे जाते थे कि भाई अशोक जी के लोग हैं, वो सारे के सारे पहले तो शांति धारीवाल जी के गए, वहाँ से बस में बैठ के स्पीकर महोदय के पहुँचे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस व्यक्ति ने आला कमान के निर्देशों की अवहेलना की। अरे भाई आप विधायक दल की बैठक होने देते, तब तो पता लगता ना कि क्या सोचा है। लेकिन उन्हें पता था कि आज कुछ ना कुछ हो जाएगा। उनके भरोसे को तोड़ा। केंद्रीय नेतृत्व के यानी विधायक दल की मीटिंग कितनी बड़ी बात होती है और विधायक दल का नेता ही उस मीटिंग को नहीं होने दे, तो इसे क्या कहा जाएगा? ये आला कमान की अवहेलना होती है। उनकी पीठ में छुरा घोंपना है कि आपने उनके उस मंतव्य को, जिस मंशा से उन्होंने उन दूतों को वहाँ भेजा, उसको पूरा ही नहीं होने दिया और बाद में आप राजनीतिक मुलाकात करके खिलखिलाते हुए मीडिया के सामने ये कहते हैं कि अरे भाई हम तो एक हैं। इन मुलाकातों से कुछ नहीं होने वाला। आपकी वास्तविकता इस प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि आप सचिन पायलट को फूटी आँख नहीं देखना चाहते। लेकिन अब ऐसी क्या वजह है कि दोनों साथ आ गए हैं? अरे साथ कहाँ आए हैं? सचिन पायलट तो कम से कम मिल रहे हैं, उनसे देखिए वो बात तो कर रहे मिलते हैं। हैं, मैंने कहा ना कि वो बड़प्पन दिखाते हैं। जब भी उन्हें पता लगता है कि अशोक जी यहीं कहीं आस-पास हैं या आने तो वाले कोई हैं, कितना बड़प्पन दिखाएगा, इतना इतना किया तो है। ये मैं कहना चाहूँगा
कि ये उनके संस्कार हैं कि उन्होंने आज तक भी कभी स्तरहीन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी ने भले ही उन्हें नाकारा कहा हो, निकम्मा कहा हो, हैं, धोखेबाज कहा हो, जिसने ये कहा हो कि इसने हमारी सरकार को गिराने की साजिश रची, षड्यंत्र रचा, लेकिन उन्होंने कभी भी बिलो द बेल्ट जाकर अशोक गहलोत जी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। तो वो आज भी सम्मान करते हैं, वो ये देखते हैं भई कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये उनके संस्कार हैं। इसीलिए वो बड़प्पन दिखाते हुए जहाँ भी मुलाकात होती है, वो आगे बढ़कर रिसीव करते हैं और अभिवादन करते हैं। तो इसे इस तरीके से जोड़ना, ये तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो लोगों को ये बताने का काम करना चाहते हैं कि देखिए मैं और ये तो एक हैं। एक होते तो आप उनको आगे बढ़कर वो अवसर देते जिस अवसर के वो उस वक़्त, यानी जो अवसर उन्हें मिलना चाहिए था और जो हकदार थे उस अवसर के, आपने तो सारे अवसर छीन लिए। अच्छा, क्या 5 सचिन साल पायलट पीछे को कर दिया जी आपने राजस्थान को। और उस नेता के जीवन में जो समय आता है ना, राजनीति में समय बहुत कम लोगों के पास आता है जिसमें कि वो अर्श पर पहुंचते हैं। भाग्य के साथ-साथ उसका कर्म भी काम करता है। तो ऐसे समय में आपने उनको वो अवसर नहीं लेने दिया षड्यंत्र के तहत, और आज आप ये बताते फिर रहे हैं कि भई हम तो एक हैं। ठीक है, ये राजनीतिक मैं मुलाकातें आपको हैं, रोक रही अच्छा हूँ मैसेज है और जी जाना चाहिए। जी, क्योंकि आपने जो बात कही है मैं उसी पर ही आ रही हूँ कि क्या सचिन पायलट को आलाकमान से कोई आश्वासन मिला हुआ है कि आप दोनों साथ रहिए, साथ दिखिए, क्योंकि 2023 में भी सरकार ना आने की एक वजह तो ये भी थी। अब 2028 में कम से कम सरकार आ जाए, क्योंकि है तो दोनों पार्टी के नेता ही, एक ही पार्टी के नेता हैं, तो ऐसे में चाहेंगे तो वही, क्या आलाकमान से कोई आश्वासन मिला हुआ है सचिन पायलट को कि उनके साथ दिखिए, आने वाला जो भविष्य है वो आपका है, या आपको सीएम बना देंगे? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तो हमेशा से ही चाहता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही चाहती है कि ये जो इस तरीके से गुटों के रूप में कांग्रेस नज़र आती है, वो कभी नज़र ना आए। वो एक मंच पर दिखें, मजबूत दिखें, इकट्ठे दिखें। तो ये तो मंशा हमेशा से रही है पार्टी की कि जिन 2 लोगों के बारे में ये बातें कही जाती हैं कि ये एक-दूसरे से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, या इनके अंदर इस तरह के बैर भाव हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि उनको किसी ने ये डायरेक्शन दे रखे होंगे कि आप ऐसा करो। वो तो स्वयं ही अपने स्व विवेक से ये सब कुछ करते हैं, और वो भी चाहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। मैंने कई बार सुना है उन्हें, वो एक ही शब्द कहते हैं कि मेरी मंशा ये है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आए। वो ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री मुझे बनाओ। जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आज भी अपनी स्वयं की जो एक एजेंसी है या मार्केटिंग कंपनी करने वाली, जो पब्लिसिटी करने वाली, यानी खुद की डिज़ाइन की हुई कंपनीज से जो मार्केटिंग करवा रहे हैं, उनके तमाम लोग एक ही बात कहते हैं कि चौथी बार अशोक गहलोत की सरकार, चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। तो ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाई? तो ये समझना चाहिए कि आप आज भी यही चाहते हैं कि प्रदेश का मुखिया आपको बनाया जाए, तो फिर आप कहाँ उनको अवसर लेने देंगे भाई? बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं। एक शब्द में आंसर करना है, मतलब रैपिड फायर की तरह है। ओएसडी का असली जो मतलब है वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी या ऑफिसर ऑन स्पेशल डेंजर? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। डेंजर नहीं, डेंजर तो आप कितनी बार तो आप ही मुश्किल में रहे हैं। एक शब्द में अशोक गहलोत। स्वार्थी नेता। जी। एक शब्द में सचिन पायलट। पार्टी के लिए वफादार। एक शब्द में भजन लाल शर्मा। प्रदेश के बारे में सीख रहे हैं। अच्छा, सीख रहे हैं। अगर राजनीति में आप नहीं होते तो क्या कर रहे होते? राजनीति कैसे की जाती है इसकी शिक्षा दे रहा होता। जी। दिल्ली ज्यादा घूमी या जयपुर? जयपुर तो मेरा खुद का स्थान है, घूमा दिल्ली ज्यादा हूँ। नोटिस ज्यादा मिले या मौके? नोटिस। मीडिया दोस्त है या डर? दोस्त है। वायरल वीडियो या वायरल बयान? वायरल बयान। जी। टिकट या तसल्ली? तसल्ली। आपके केस में तो कहा ही जा सकता है। कुर्सी या करीबी? कुर्सी। जी। गहलोत जी का फोन आए तो उठाएंगे आप? बिल्कुल उठाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ क्या इनमें आज भी ये हिम्मत है कि मुझे फोन करके बात कर सकें। जी। अच्छा, अगर
मैं यही पूछ रही हूँ कि अगर सचिन पायलट आपको बुलाएंगे तो जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, हमारे नेता हैं। बीजेपी आपको कोई ऑफर दे तो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। जी। कांग्रेस छोड़े बिना कांग्रेस से नाराजगी सही या गलत? कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत नाराजगी है जिसे मैं समय समय पर सही प्लेटफॉर्म पर व्यक्त करता रहूंगा। राजनीति में सबसे जरूरी क्या है, वफादारी, समझदारी या टाइमिंग? धैर्य। जी। तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान किससे है, दोस्तों से या दुश्मनों से? मेरे अपनों से, जिनके साथ मैंने बहुत लंबा समय काम किया। अगर आप पर एक किताब लिखी जाए तो उसका क्या नाम होगा? OSD। ऑफिसर ऑन स्पेशल डेंजर। ये आप कयास लगाते रहिए और आप अपनी फुल फॉर्म खुद ही बनाइए। राजनीति में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, मुस्कान या मौन? मौन। सचिन पायलट मुस्कुराते हुए भी मौन है? कह सकते हैं कि वो मुस्कुराकर बहुत सी बातों को टाल देते हैं। जी। जयपुर की राजनीति ड्रामा या राजनीति? ड्रामा। जी। आप खुद को खिलाड़ी मानते हैं, मोहरा? मोहरा ही खिलाड़ी बनता है। जी। बयान देना आसान है या बयान से मुकरना? बयान से मुकरना बहुत आसान है, जी। लेकिन मैं कभी भी अपने बयान से या अपने शब्दों से आज तक नहीं मुकरा, ना कभी मुकरूंगा। जी। एक पछतावा? अशोक गहलोत। अगला चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? हाँ। ठीक है। चलिए, ये रैपिड फायर का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, बीच बीच में हम पूछते रहेंगे माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए, क्योंकि आपने चुनाव लड़ने की बात कही है। कांग्रेस से टिकट मांगेंगे आप? बिल्कुल, मेरी पार्टी है, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि जब मैं पिछले 25 से 27 वर्षों से लगातार सक्रिय रूप से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने अधिकार का उपयोग करूँगा। ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो मुझे टिकट देगी या नहीं देगी, लेकिन मैं अपने टिकट की मांग पार्टी से अवश्य करूँगा, और क्योंकि मेरी मंशा है चुनाव लड़ने की, प्रदेश की जनता की सेवा करने की, और मैं उसके लिए भरसक प्रयास करूँगा। आज भी प्रदेश के नौजवानों का साथ और भरोसा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है और बीजेपी आपको टिकट दे रही है, तो क्या आप ले लेंगे? समय बताएगा। अच्छा, भजनलाल सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भजनलाल सरकार का तो कोई कामकाज हो ही नहीं रहा है। वो जितनी भी पुराने काम हैं, उन्हें ही सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उनको मैंडेट दिया, जो उन्होंने बड़े-बड़े स्लोगन्स लिखे थे, आपने भी देखे होंगे वो होर्डिंग्स, आपको भी वो हेडलाइंस जो उन्होंने उन होर्डिंग्स में लिखी थी, नहीं सहेगा राजस्थान, वो जो उन्होंने कैंपेन चलाया था, जी। आज तक उस कैंपेन को लेकर उनका कोई जवाब नहीं है, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, वो प्रयास करते रहते हैं अपने-अपने तरीके से, और इस प्रदेश को समझने के लिए प्रदेश की जनता के अंदर तक उतरने की आवश्यकता है कि जनता ने आपसे क्या उम्मीदें की। अगर आप भी उन उम्मीदों को पूरा नहीं करेंगे, तो जनता तो माई-बाप है। फिर 5 साल बाद उनके हाथ में वो बटन दबाने वाला मौका आएगा, जब वो ये बता देगी कि वो किस तरफ जा रही है, किस तरफ नहीं जा रही है। तो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से चाहते होंगे कि प्रदेश की जनता उनके ऊपर भरोसा करे, लेकिन उस दिशा में जिस तरह से काम होने चाहिए, वो काम कहीं नज़र नहीं आते। यानी कह सकते हैं कि प्रदेश की सरकार या मुख्यमंत्री उन सब चीज़ों को, उन सब कामों को, उन सब वादों को लेकर उतनी गंभीर नज़र नहीं आती है, जितनी गंभीरतापूर्वक विधानसभा चुनाव लड़ने के समय उन्होंने अपने आप को प्रचारित और प्रसारित किया था। एक सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि हमने आपको अशोक गहलोत के विरोध में बोलते तो बहुत देखा है। जितनी बार भी आप बयान देंगे उसमें कहीं न कहीं गाहे-बगाहे अशोक गहलोत आ जाते हैं। लेकिन बीजेपी नहीं आती है या भजन लाल शर्मा नज़र नहीं आते हैं उस। कोई मुद्दा नहीं है प्रदेश का, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात रही हो या ऐसे जो रीट वाला मामला था, यानी उन्होंने वादा किया था पेपर लीक को लेकर नौजवानों से
कि हम उन तमाम मगरमच्छों को अंदर करेंगे, वो आज तक एक भी मगरमच्छ पकड़ में नहीं आया, खाली कोरी बातें ही रही। तो ऐसे सभी मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, उन तमाम मुद्दों पर मैं सरकार को घेरता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी जो मुझे कहना होता है अपनी बात रखता हूँ और ये कहता हूँ कि ये पूरे तरीके से फ़ेल हो चुके हैं। तो ये कहना कि मैं अशोक गहलोत जी का विरोध करता हूँ, ये गलत बात है। मैंने उनका कोई विरोध ही नहीं किया। मैंने तो सिर्फ़ कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष मुद्दों पर कि उन्होंने कैसे पार्टी को नुकसान पहुँचाया, आला कमान को कैसे गुमराह किया और कैसे इस प्रदेश में उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार नहीं आने दी। क्या आप इस बात का भरोसा करेंगे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को हराने के लिए फोन किए जाते थे? क्या आप सोच सकते हैं क्या ऐसा? तो जो व्यक्ति अपने खुद के सरकारी निवास से पार्टी के ही अधिकृत प्रत्याशियों को, जो किसी न किसी रूप में सचिन पायलट जी के नज़दीक होंगे या जुड़े हुए होंगे, ऐसे नौजवान प्रत्याशियों को हराने के लिए उनके उस कार्यालय, निवास के कार्यालय से फ़ोन जाते थे और उनके जो विशेष व्यक्ति थे 2-3, वो उस काम को लगातार करते थे। अब पता नहीं अशोक गहलोत ठीक समर्थित है। जो लोग हैं वो ये कहते हैं आपकी बीजेपी से साठगांठ है। ऐसा कहने यानी कोई भी कह सकता है। जब भी मैं उनके लिए कुछ बोलूंगा तो उनका समर्थन करने वाले लोग तो एक यही तो आरोप लगाएंगे ना कि मेरी बीजेपी से साठगांठ है। साठगांठ होती तो मैं सरकार में होता ना। हैं? जी। हम्म। अब ये बताइए कि बीच में आपने एक चैनल खोला था, उस पर आप अशोक गहलोत के साथ बैठे हुए नजर आते थे, उनसे सवाल पूछते थे, उसके बाद तल्खियां हुई और कुछ दिनों बाद आरोप लगाने के बाद वो चैनल भी बंद हो गया, अखबार भी बंद हो गया। नहीं, मेरा तो कोई चैनल था ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति सरकार से जुड़कर सरकार के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाना चाहता था तो एज ए ओएसडी और मीडिया की जिम्मेदारी मेरे पास थी। तो ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे चैनल्स को जो सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं और सकारात्मक तरीके से पहुंचाएं, तो हमने उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई चैनल था जिसको मैंने बंद कर दिया हो। मेरा सीधे रूप में कोई किसी प्रकार का ऐसा चैनल नहीं था। अच्छा, आप भी ओएसडी रहे हैं अशोक गहलोत के और एक ओएसडी शशिकांत शर्मा भी हैं। आप दोनों के बीच में ऐसी क्या खींचतान थी? अब शशिकांत शर्मा है वो तो वहां पर है, लेकिन लोकेश शर्मा जो है वो बेदखल हो चुके हैं। मेरा और शशिकांत का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि वो तो 2017 में आके अशोक गहलोत जी से जुड़े थे, जब उनको गुजरात का जिम्मा दिया। यानी साल भर पहले जब राजस्थान में चुनाव थे, उससे साल भर पहले वो उनके नज़दीक आए और जब एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी बने तो क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे तो शायद इस वजह से अशोक गहलोत जी ने उनको अपने साथ अटैच कर लिया होगा। तो मेरा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने तो विपक्ष के 5 साल अशोक गहलोत जी के साथ उनके बिल्कुल जुड़कर, उनकी छाया बनकर उनके लिए काम किया था। तो मेरा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वो वहाँ आज हैं तो अच्छी बात है, रहना चाहिए जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हैं। लेकिन मेरा अलग होने का तो एक कारण था जिसको कि मैं व्यक्त कर चुका हूँ। उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा और जब एक बार भरोसा टूट जाता है तो उस जगह पर रहना मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरी उनसे कोई दुर्भावना नहीं है, मेरी उनसे किसी तरीके की कोई अदावत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। बस एक स्थिति थी, एक परिस्थिति थी जिसमें मैंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये अपने वादे के पक्के नहीं हैं। ये जो कमिटमेंट करते हैं उसके पक्के नहीं हैं। ये सिर्फ व्यक्ति को अपने उपयोग में लेते हैं और उपयोग में आने के बाद उसे दूध में से जैसे मक्खी निकाल के पटकी जाती है, ऐसे निकाल के उसे अलग छोड़ दिया जाता है। तो चूंकि मैं महेश जोशी जी की तरह 9 महीने या 10 महीने जेल में नहीं रहना चाहता था, मैंने अपना निर्णय लिया। बहुत से लोग हैं जो निर्णय नहीं ले पाते। आपने परजीवियों के बारे में सुना है? जी। कुछ लोग होते हैं जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें आवश्यकता होती है कि वो किसी के चिपक के रहें। तो हो सकता है वो उस कैटेगरी में आते हो। मैंने अपना रास्ता चुना, मैं सत्य के साथ था, मैंने सही तथ्यों के साथ अपनी बात कही। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ और मेरी पहचान सिर्फ ये नहीं है कि मुझे अशोक गहलोत जी ने ओएसडी बनाया। मैं पहले उनको मुख्यमंत्री बना चुका,
हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की और जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद उन्होंने मुझे ओएसडी बनाया। मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया कि लोग ये समझते हैं कि अशोक गहलोत जी ने लोकेश शर्मा को बनाया। लोकेश शर्मा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है। एक सवाल ये है कि चूंकि बीजेपी की सरकार है और बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। अब चूंकि सपोज कीजिए कि आप ओएसडी रहे हैं, बहुत लोग आए होंगे आपके पास भी कि ट्रांसफर करवा दीजिए। हाँ, बहुत से आते थे ना, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी तक पहुँचने का ज़रिया मुख्य रूप से जो उनके ओएसडी हैं या जो लोग उनके साथ मुख्य सचिव की तरह काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को ये एक्सेस हुआ करता था कि जनता की भावनाएँ, जनता क्या चाहती है, कौन क्या मिलना चाहता है, नहीं मिलना चाहता, किसकी क्या समस्याएँ, वो उन तक पहुँचाएँ, वास्तविक रूप में पहुँचाएँ। कुछ लोग उसमें भी मैनिपुलेट करते थे। अच्छा, एक बड़े ट्रांसफर के कितने रुपए लगते हैं? ये लेने वाले के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो ट्रांसफ़र करेगा कौन। हम्म अगर मुख्यमंत्री स्तर पे होगा, तो उनके आजू-बाजू वाले लोगों की डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि वो ये बता सकते हैं मुखिया को भी कि देखिए इतने से ये काम होगा, हमारा ये भला होने वाला है, तब उसकी कीमत उसी रूप में होती होगी। क्षमता कितनी है, वो कीमत कितनी है, लाखों में है, कितनी है? काम के ऊपर निर्भर करता है। ट्रांसफ़र जैसी चीज़ के लिए मुख्यमंत्री पैसे नहीं लेते हैं। उनके आस-पास के लोग ले लेते हैं। नहीं, आरोप तो लगते हैं अशोक गहलोत के एक हाँ। ओएसडी पर कि उन्होंने बहुत पैसे लिए और जब अशोक मैंने गहलोत यही ने कहा पूछा। ना, जी। मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा मुख्यमंत्री स्वयं नहीं लेते हैं, उनके आस-पास के ही लोग ले लेते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है कि कुछ लोग उनके आस-पास में ऐसे थे, जिन्होंने भरसक लूट मचाई। उन्होंने अपने घर भर लिए, लोगों को लूट खाया, प्रदेश को लूट खाया, कई-कई करोड़, आप तो लाखों की बात कर रहे हैं। बहुत कुछ सुनने में आता है कि कहीं विदेशों में अपने कई धंधे खोल लिए हैं, कहीं कुछ और सेट कर लिया है, बिज़नेस सेट कर लिया है। तो ऐसे तमाम परजीवी कैसे छोड़ के जाएँगे जिन्होंने इतना फ़ायदा उठाया हो? तो ये बात सही है, लेकिन मैं आज भी ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रदेश का एक भी व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि लोकेश शर्मा ने हमसे कभी किसी तरह की कोई डिमांड की, हमारा काम करवाने के लिए, हमें मिलवाने के लिए, या हमारी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, फिर से वही रैपिड फायर का एक बार दौर शुरू कर लेते हैं और फिर इस जो पॉडकास्ट है इसका अंत भी करेंगे। सो एक सलाह जो आप युवाओं को देना चाहेंगे? सकारात्मक रहो और निरंतर प्रयास करो। जी। अ, इसके अलावा कुछ और सवाल भी हैं हमारे पास जो हमने आपके लिए चुने हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि अशोक गहलोत के तो आप इतने करीबी रहे हैं, उनको आपने देखा है। अशोक गहलोत की एक आदत जो सबसे अलग थी? उनका दोहरा चरित्र। हुँ, अब आप पूछेंगे दोहरा कैसे? जी। वो तो जो दिखते हैं वही हैं। हुँ, दोहरा ऐसे कि वो अपने आप को राजनीति का माहिर खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन वास्तव में है नहीं। हुँ, लोग समझते हैं कि वो बहुत shrewd पॉलिटिशियन हैं, उनके पास ज्ञान का भंडार है, वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत समझ के बोलते हैं, उनके अंदर ये स्किल्स नहीं हैं। दूसरा जो मैंने दोहरा चरित्र, वो इस तरीके से कि जब वो सरकार में होते हैं तो उनका व्यवहार अलग होता है, वो अलग अशोक गहलोत होते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो वो बिल्कुल अशोक गहलोत अलग वाले होते हैं। किसी ने आपको कहा नहीं कि लोकेश जी अशोक गहलोत पर एक किताब लिख दीजिए? बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दी है, जी। और देखते हैं भविष्य में क्या होगा। किताबें तो कई छपती हैं और छपेंगी। जी। राजनीति में सबसे ज़्यादा एक्टिंग कौन करता है? देखिए, एक्टिंग, राजनीति को जो एक्टिंग के रूप में समझता है, मुझे लगता है बहुत लंबा नहीं चल पाता। हुँ, राजनीति वास्तव में एक्टिंग नहीं है। हुँ, राजनीति जी जाती है। जनता का भला करने के लिए, जनता की आवाज़ बनने के लिए राजनीति जी जाती है। जो लोग एक्टिंग करते हैं, वो कुछ समय के लिए ही राजनीति में आ सकते हैं। हुँ, उसके बाद क्योंकि भूमिका गई, आपकी एक्टिंग खत्म हुई, तो वो जो सारा आपने जो ढोंग रचा हुआ है, वो जनता के हुँ, सामने आ जाता है। तो एक्टिंग नहीं की जानी चाहिए। हुँ। हाँ, अशोक गहलोत जी काफ़ी प्रयास करते हैं जनता के सामने वो एक्टर बने रहें। किस रूप में एक्टर बने रहें? जो मैंने कहा। किताब आप लिख सकते हैं। आज विपक्ष में है ना, जी। तो विपक्ष में है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनसे मिलने वाला व्यक्ति आपको आकर बोलेगा, अरे! उनसे अच्छा राजनेता मैंने जीवन में नहीं देखा, क्योंकि वो मुझे बगल में बिठा के यूँ कंधे पे हाथ रख के पूछते हैं, अरे भई कैसे हो?
घर में सब कैसे हैं, सब ठीक हैं? और वही व्यक्ति, मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, वही व्यक्ति अगर सरकार आ जाए हम्म, और उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, तो मुख्यमंत्री निवास के 5 किलोमीटर की परिधि में पैर भी नहीं रख सकता। जी। ये है उनका दोहरा चरित्र। आप अगला बड़ा धमाका कब करेंगे? ये तो निर्भर करता है कि समय की क्या मांग है। जी, प्रताड़ना का स्तर कितना बढ़ जाता है? सिर्फ प्रताड़ना नहीं, हम्म, कि प्रदेश की जनता कब तक किस भ्रम में रहती है। अगर आने वाले समय में जिस तरह से ये अपनी मार्केटिंग आज भी कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं फिर से जनता को गुमराह करूं, तो ऐसे समय में बहुत सारी और ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जिनको जनता अगर देख लेगी और सुन लेगी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी। अगर एक दिन के लिए आप सीएम बन जाएं तो आपका पहला आदेश क्या होगा? वो तमाम काम जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानबूझ के रोके, एक उनको काम कोई वापस बता से शुरू दीजिए करना है। जो सबसे प्राथमिकता पर रहेगा। देखिए, उन्होंने वादे बहुत किए, हम्म, ठीक है? उन्होंने भी ये कहा कि मैं युवाओं को आगे लाने का काम करूँगा, हम्म, युवाओं के हित में काम करूँगा। तो सबसे पहले जो युवाओं के साथ वादे किए गए थे, वो पुरानी फाइल निकाल कर उन वादों पे कैसे एक्ट किया जाए, कैसे उन्हें क्रियान्वित किया जाए, उस पे मोहर लगाऊँगा। जी। अगर एक दिन के लिए आपको किसी को अपना ओएसडी रखना हो तो किसको रखेंगे? मैं ही अपना ओएसडी रह लूँगा। एक मुख्यमंत्री सारे काम नहीं कर सकता है। देखिए, उस वक़्त फिर ओएसडी नहीं, जो भी विषय का विशेषज्ञ हो, हम्म, जिसको ये पता हो कि हम्म, मुझे क्या करना है, हम्म, उसी को ज़िम्मेदारी दी जाएगी। हम्म। जी। आपका दिल किसमें है, राजनीति में, मीडिया में या रणनीति में? तीनों एक-दूसरे की पूरक हैं हम्म, और तीनों का चोली दामन वाला साथ है। हम्म। राजनीति बिना मीडिया के नहीं हो सकती और बिना रणनीति के भी नहीं हो सकती। इसलिए राजनीति, मीडिया और रणनीति तीनों का जब तक एक साथ समावेश नहीं होगा, वो राजनेता नहीं बन सकता। जी। राजनीति में दोस्ती होती है या सिर्फ जरूरत होती है? ज़रूरत ज़्यादा होती है, जी। सबसे ज्यादा नाराज कौन रहता है? जिसे कुछ नहीं मिलता। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नेता कौन है? अब मेरी नज़र में तो हमेशा से अशोक गहलोत हैं। जी। अच्छा, गोविंद डोटासरा को लेकर कई बार ये सवाल उठते हैं कि गोविंद डोटासरा को अब पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया जाएगा, अशोक गहलोत अपना कोई व्यक्ति लाना चाहते हैं और गुटबाजी चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है? ये तय तो पार्टी को करना है, लेकिन निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी हमेशा इस प्रयास में रहते हैं हम्म, कि उनके लोग हम्म, जो किसी न किसी एहसान के तले दबे हुए हैं या जिन्हें लगता है कि ये मेरी राजनीति को आगे ले जाने का काम करेंगे या हम्म, इनके सपोर्ट के बिना मैं राजनीति नहीं कर सकता, हम्म, वो चाहते हैं कि उनके यस मैन, हम्म, बेसिकली जो उनकी हर हाँ में हाँ मिलाए, ऐसे व्यक्तियों को पदों से सुशोभित करवाने के लिए जिस तरीके की वो फील्डिंग बैठाते हैं, जिस तरीके से वो गोटियाँ फिट करते हैं, वो तो सर्वविदित है कि वो अपने लोगों के लिए किस तरीके से आलाकमान के पास जाकर उनको ये महसूस कराते हैं कि इससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो वो ये निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उन्हीं का कोई व्यक्ति आगे भविष्य में कांग्रेस का झंडा थामे और कांग्रेस की कमान थामे प्रदेश में, ताकि आने वाले चुनावों में जो वो करना चाहते हैं, उसको क्रियान्वित कर पाएँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हमने ये देखा है कि जब भी राजस्थान में कांग्रेस का कोई प्रभारी आता है, शुरुआत में कहता है कि हम पार्टी के हित में सोचते हैं, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों बाद वो अशोक गहलोत का हो जाता है या अशोक गहलोत उनको अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि सबकी सीढ़ियाँ बन जाती हैं। तो जो सीढ़ियाँ बन जाती है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सीढ़ियाँ बनती हैं, नहीं बनती हैं, इसका तो कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख मैं कर नहीं पाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर कह पाऊँगा कि वो उस हर व्यक्ति की कमज़ोरी हुँ, को किसी न किसी रूप में ढूँढ लेते हैं और उसका मुँह बंद करने का काम वो अपने तरीके से कर लेते हैं। अब इसका खुलासा मुझे लगता है कि समय आने पर किया जाएगा कि किसे क्या देते हैं, बिल्कुल। कितना देते हैं,
कि वो अपना मुंह बंद रखे और सिर्फ शांति से उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। तो आपने सही कहा कि हर व्यक्ति जो कई बार राजस्थान पहुंचकर पहला स्टेटमेंट मीडिया को देता है, वो ये कहता है कि अब मैं यहाँ सब कुछ बदल दूंगा। वो जैसे ही अशोक गहलोत जी के निवास पर पहुंचता है, उनसे मिलता है, उसके बाद जैसे वो चाहते हैं वैसे कहने लग जाता है। यहाँ एक लाइन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमारे जो अभी प्रभारी हैं रंधावा जी, तो जब ये प्रभारी बनकर आए, इन्होंने काफ़ी बातें कही और अच्छा कहा, संगठन को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए अपनी बातें कही। लेकिन जब इनको वो बातें कहते हुए सुना गया और मुख्यमंत्री जी ने बातें सुनी, तब वो हमसे चर्चा करते थे कि इनको तो जिस दिन मैं मुख्यमंत्री निवास पर डिनर के लिए बुलाऊंगा, उस दिन के बाद से अपनी ही भाषा बोलने लगेंगे। और ये कहते थे कि खाना खिलाने के बाद, इनको डिनर करवाने के बाद, ये तो एक डिनर के हैं, यहाँ डिनर करवाया और जैसे मैं चाहूँगा वैसा करना शुरू कर दूंगा। तो ये उनकी सोच रहती थी कि मैं अपने घर यहाँ बुला लूँ मुख्यमंत्री निवास पर और उनको डिनर में ही सेट कर लूँ। तो ये उनके शब्द हुआ करते थे हमसे कि इनको तो खाना खिलाया, डिनर करवाया, उसके बाद से ये जैसे मैं चाहूँगा वैसे करेंगे। तो पता नहीं बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको पता है किस रूप में। क्योंकि अजय माकन क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट्स पूरी कांग्रेस पार्टी के पास थी, प्रभारी महोदय के पास भी थी, और उन्होंने स्वीकार किया कि अगर हम सही टिकटों का वितरण करते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया। तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में भी है कि अगर वो भी सही समय पर सही निर्णय लेते उस वक्त, चाहे कितना ही अशोक गहलोत जी को बुरा लगता, और वो मजबूती से जीतने वाले व्यक्ति को टिकट देते, जो हार रहे थे उनका काट देते। अगर सारे जीत नहीं सकते थे जिनका कि नाम आ रहा था, लेकिन वो आगे के लिए तो तैयार होते, कुछ तो हमें और बेनिफिट मिलते। और जो स्थानीय लोग एक चेहरे से नाराज हो गए थे, जो खफा हो गए थे, अगर वो चेहरे बदल दिए जाते तो मैं फिर ये कह रहा हूँ, अपनी बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि सरकार में हम होते, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये कारण रहे जिसकी वजह से मैंने ये कहा कि हम क्यों नहीं सरकार में आ पाए जी। और ये इसीलिए वो दावा करते हैं कि मैं किसी को भी जब अपने निवास पर बुला लूँगा, खाना खिला दूंगा। अब खाने के साथ वो आगे क्या क्या करते हैं ये तो स्वयं अशोक जी जाने और वो प्रभारी महोदय जाने कि कैसे उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं, कैसे उन्हीं की भाषा बोलने लग जाते हैं और कैसे जो वो चाहते हैं उसमें अपनी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। बिल्कुल, अजय माकन आए, सुखजीत सिंह रंधावा ने भी यही बात कही कि अगर टिकट वितरण सही होता तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन फिर दोनों गायब हो गए, बयान भी नहीं आया कोई। तो आप बदलते, आपने अपने वीटो का उपयोग क्यों नहीं लिया कि नहीं मैं प्रभारी हूँ और मुझे पास ये पूरी रिपोर्ट है कि अगर इस व्यक्ति को टिकट दिया तो चुनाव हारेगा। लेकिन आप भी उनके आगे पता नहीं कैसे, किस वजह से उनकी हाँ में हाँ मिलाते चले गए। लेकिन उनको दुख है इस बात का, मैंने सुना है कई बार उन्हें, वो इस बात को लेकर व्यथित हैं कि अगर सही निर्णय लिया होता मैंने तो आज कांग्रेस की सरकार होती। पहला सवाल तो ये कि जब जब अशोक गहलोत का नाम आता है, लोकेश शर्मा का नाम भी आता है, और लोकेश शर्मा का नाम आता है तो लोग ये कहते हैं वही जो अशोक गहलोत के ओएसडी रहे हैं। अब इस पहचान के अंदर लोकेश शर्मा अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाएंगे? देखिए, मेरी पहचान तो हमेशा से ही अलग रही है, लेकिन ये बात ठीक है कि जब भी अशोक गहलोत जी का नाम आएगा, मेरा नाम इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि मेरा नाम भी लिया ही जाएगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि धोखेबाज था, कुछ लोग ये कहेंगे कि घर का भेदी था, कुछ लोग ये कहेंगे कि उसने टिकट नहीं मिलने पर वो सारा बखेड़ा किया। लेकिन कुछ लोग जो अशोक गहलोत को जानते हैं, उनकी कार्यप्रणाली को जानते हैं, वो सही भी ठहराते हैं कि उस व्यक्ति ने, लोकेश शर्मा ने जो कहा वो सही कहा, सही किया। तो मेरी पहचान कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पहले भी थी, आज भी मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। अगर मुझे संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं संगठन के लिए काम करूंगा। मुझे इस प्रदेश और देश में कहीं भी पार्टी उपयोग में लेना चाहेगी तो मैं हमेशा काम आने के लिए तैयार हूँ, पार्टी के लिए, संगठन के लिए। इसलिए मुझे मेरी पहचान का कहीं कोई गम नहीं है कि आप कांग्रेस से टिकट मांगते हैं, अलग से कोई पहचान बनाने की आवश्यकता है। लोकेश जी, आप कांग्रेस से टिकट मांगते हैं, लेकिन आप ही बता दीजिए 2023 के बाद भी कि लोकेश शर्मा सड़क पर कितने आंदोलन उन्होंने किए, कोई एक भी बता दीजिए आप। सड़क पे तो बहुत सारे आंदोलन अभी करने बाकी हैं, समय आ रहा है। हमने जितने
जब भी पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है निश्चित तौर पर आप अपने उसमें आप को कांग्रेसी मानते हैं ना, हम तो उसमें अपनी कांग्रेस के भूमिका का नेताओं के निर्वहन साथ करते आप हैं। नजर नहीं आते। तो कांग्रेस के नेताओं की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो मेरे साथ खड़े होने में तकलीफ होती है अभी, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग या ये फोटो अगर अशोक जी तक पहुंच गई तो आने वाले समय में वो हमारा नुकसान कर देंगे। उन्हें इस बात का डर सताता है, इसलिए काफ़ी सारे लोग हैं जो उनकी नज़रों में अच्छे बने रहना चाहते हैं, वो हमारे आसपास नहीं आना चाहते। मतलब कांग्रेसी नेता ही जो हैं वो आपके दुश्मन बन रहे हैं, तो ऐसे में आप अपनी राजनीति कैसे करेंगे? इसे दुश्मनी नहीं कहा जा सकता, ये डर है। आपकी बातचीत होती है किसी हाँ, कांग्रेसी बातचीत नेता मेरी से? सबसे होती है फ़ोन पे, बहुत सारे लोगों से, दिल्ली के नेताओं से और प्रदेश के नेताओं से मेरी लगातार बातचीत होती रहती है और हम आपस में बहुत सारी चीज़ों को शेयर भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मुझसे नाराज़ है या कांग्रेस का कोई नेता मुझसे नाराज़ हम्म, है। कांग्रेस जब भी कोई एक्टिविटी करती है, कोई हम्म। भी किसी तरीके का आंदोलन करती है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसमें भागीदार बनूँ और मैं काम करता हूँ अपने तरीके से उसमें। चलिए, अब आप ये बता दीजिए कि लोकेश शर्मा अपने जो आने वाला भविष्य है उसको कैसे देखते हैं, कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं पहले भी राजनीति करता था और निश्चित तौर पर मैं राजनीति ही करूँगा। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर अपना काम लगातार करता रहूँगा। जहाँ तक टिकट की आपने बात की, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि मैं अपने टिकट की माँग ज़रूर करूँगा और प्रदेश का कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, जहाँ से जाकर मैं चुनाव नहीं लड़ सकूँ और जिस जगह से चुनाव लड़ूँगा, मैं आज फिर ये निश्चित तौर पर दावा कर रहा हूँ कि मैं चुनाव जीत कर आऊँगा। इसलिए पार्टी जहाँ से भी उचित समझे, मैं अपनी माँग करूँगा, जहाँ से भी देना चाहेगी, मैं उसको उसी तरीके से लूँगा कि ठीक है, पार्टी ने मुझे यहाँ के योग्य समझा, मुझे वहाँ से टिकट दे दिया। 5 तो सीटें बता दीजिए। 5 काम सीटें सिर्फ़ बता और दीजिए। सिर्फ़ राजनीति के लिए अपने आप को समर्पित रखना है, कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रखना है, वो काम मैं करता रहूँ। 5 सीटें बता दीजिए जहाँ से आप चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, पहली तो वो ही 2 सीटें हैं जहाँ से मुझे कहा गया था और बाद में विड्रॉल करवाया गया। जी, बीकानेर, जी, भीलवाड़ा, जी, दौसा जी। और अगर आप बात करें हुँ। तो मुझे कोटा में भी कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है? और अगर हम इस तरफ आना चाहें, तो आप दूसरा क्षेत्र बूंदी ले लीजिए, आप भीलवाड़ा के नज़दीक और भी 2-3 विधानसभा भीलवाड़ा शहर था वो, हुँ, भीलवाड़ा के आस-पास की और जो हैं, हुँ। उनमें भी तो यानी कुल मिला के आपने 5 कहे, मैंने तो आपको 8-9 नाम बता दिए। लेकिन वो ये आप वो सारी सीटें बता रहे हैं लेकिन जहाँ पर अशोक गहलोत के करीबी चुनाव लड़ते हैं। ये आपका सोच है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। हुँ, मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि पार्टी मुझे उस जगह से टिकट दे या हुँ, उस जगह से उपयोग में ले। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जहाँ पिछले कई दशकों से, चाहे 20 वर्ष हुए हों, 25 वर्ष हुए हों, बीकानेर पूर्व की तो एक ऐसी सीट है जहाँ से आज तक कांग्रेस, जब से वो सीट बनी है तब से कांग्रेस के हिस्से में आई ही नहीं। तो हुँ, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं हुँ। जिन पे कांग्रेस का कभी कैंडिडेट चुनाव जीता ही नहीं। मुझे अवसर दें, मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूँगा। निश्चित तौर पर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और हर हाल में चुनाव जीत कर आएँगे। कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ भई, कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। मैंने कभी कांग्रेस की खिलाफत थोड़ी की है। हुँ, बचपन से कांग्रेसी हूँ, परिवार मेरा कांग्रेसी है और जो भी काम मैंने आज तक किए हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए किए हैं। मेरे किसी काम से कांग्रेस का अहित नहीं हुआ। आपको विश्वास है आपको टिकट मिल जाएगा? क्यों नहीं है? मुझे मेरे नेताओं पर जो केंद्रीय हमारे आला-कमान है, अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सच्चे मन से, मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए सकारात्मक तरीके से पार्टी को मजबूत करते हुए टिकट की माँग करेगा, तो भविष्य में नए लोगों की आवश्यकता तो होनी ही होनी है। कब तक वही 30-30, 40-40 साल पुराने चेहरों को हम बीच में लेके आते रहेंगे, हुँ। जिनको जनता नकार चुकी है। अब जनता उन्हें अपने क्षेत्र में भी नहीं घुसने देती। आखिरी बार राहुल गांधी से कब मिले थे? राहुल गांधी जी से मिले हुए समय हो गया, मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही उनसे मिला था। हुँ। उसके बाद अलग से मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। कार्यक्रम जब भी हुए, उन कार्यक्रमों में ज़रूर मुलाकातें हुई। एक सवाल और है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राजस्थान में कोई आंदोलन होता है तो समझ लीजिए कि आप नहीं जा सकते हैं, मजबूरी है, नेता आपको नहीं बुलाते हैं। अब दिल्ली में कोई आंदोलन होता है, वहाँ भी लोकेश शर्मा नजर नहीं आते। नहीं, दिल्ली के किसी आंदोलन में क्यों नहीं नज़र आते? जब भी आंदोलन होगा और प्रदेश की उसमें भूमिका रहेगी, हुँ। तो राजस्थान अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने आप को यहाँ प्रदर्शित करेगा और लोकेश शर्मा भी उसमें हिस्सा बनेंगे। लोकेश शर्मा के पास कितने लोगों का जन समर्थन है, भीड़ है? क्योंकि राजनीति में दिखना ज़रूरी होता है ना। समय आने पर सबको दिखाई देगा और
मुझे अपना समर्थन और अपनी भीड़ को अलग से ले जाके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपने खुद ने भी एक शब्द बोला कि क्या आवश्यकता पड़ी थी शक्ति प्रदर्शन की। मैंने कभी कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जिस दिन भी मैं ये ज़रूर दावा कर सकता हूँ कि नौजवानों की पूरे प्रदेश भर में सकारात्मक तरीके से काम करने वालों लोग के जितने भी लोग हैं, उनकी एक इतनी बड़ी टीम जी और यानी मजबूती के साथ काम करने वाले युवाओं का एक समूह है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम कर रहा है। तो जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो मुझसे जुड़े हैं जी या किसी से भी जुड़े हुए हैं, हमारे ही सदस्य हैं ना। तो जब भी आवाज़ लगाएँगे, जब भी एकजुट होने की बात होगी, सब एक साथ खड़े नज़र आएँगे। लोकेश शर्मा जी, आपका घर कैसे चलता है? क्योंकि फिलहाल तो आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, कांग्रेस के नेता होने से क्या घर चल जाएगा? मैं कृषक हूँ। जी, तो खेती किसानी करते हैं हाँ, आप। खेती किसानी है। मेरे अपने खुद के जो काम हैं, जी भई जीविकोपार्जन के लिए अपना कुछ छोटा-मोटा काम तो रखना ही होता है। जी लेकिन हाँ, मैंने और लोगों की तरह सरकार में रहते हुए बड़े-बड़े बिज़नेसेस स्टार्ट नहीं किए। बड़ी-बड़ी कर सकते थे, व्यवस्थाएँ अच्छा मौका था। हाँ, बिल्कुल मौका था और लोग ऐसे मौके को भुनाने में कसर नहीं छोड़ते हैं। हम्म लेकिन इसीलिए तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके सामने बैठकर ऑन एयर ये कह रहा हूँ कि प्रदेश का एक भी व्यक्ति कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा सकता कि मैंने किसी भी काम को करवाने के लिए किसी से कुछ लिया हो या अपना कोई काम करवाने के लिए किसी को कुछ कहा हो। जी तो ठीक है, जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिलेगा, मेरा घर परिवार सब चलेगा और पार्टी का कार्यकर्ता हूँ वो मैं बना रहूँगा। जी, बिल्कुल। तो देखिए, लोकेश शर्मा हमारे साथ थे, काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कई बेबाक सवाल हमने किए और उन्होंने भी बेबाकी से उनका उत्तर दिया। अब उनके भविष्य में क्या लिखा है, उनके भाग्य में क्या लिखा है, ये तो वक़्त ही बताएगा, क्योंकि इंसान का काम होता है निरंतरता, मेहनत करना। जो लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिखाई दिए। अब देखते हैं कि 2028 में क्या होता है और अब अगला धमाका कौन-सा करते हैं अशोक गहलोत पे, अब नया जो आरोप है वो कौन-सा लगाते हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी लोकेश जी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जो लगता है कि लोगों को जानने चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत सी अनभिज्ञता हैं, बहुत सी जानकारियाँ लोगों तक सीधे नहीं पहुँच पाई हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि अगर वास्तविक तथ्यों को जनता जानेगी, समझेगी, तो एक व्यक्ति जिसने एक भ्रम फैला रखा है, उस भ्रम का भी ज़रूर कहते हैं निस्तारण होगा या वो भ्रम भी टूटेगा और मुझे लेकर जो गलतफ़हमियाँ हैं लोगों को, वो भी दूर होंगी। जी, तो मुझे बिल्कुल, बहुत खुशी हुई कि बिल्कुल। आपने उन तमाम मुद्दों को छुआ, उन सभी विषयों पे चर्चा की और उन सभी तथ्यों को आपने छेड़ा, जो कि जानने आवश्यक हैं। जी, बिल्कुल। तो हम तो कह ही रहे थे कि अशोक गहलोत पर तो लोकेश शर्मा एक किताब भी लिख सकते हैं और आने वाले वक़्त में क्या पता लिख दें। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। फिर हाज़िर होंगे एक नए मेहमान के साथ। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। शुक्रिया।